जो मैं इधर बिहार के पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के, चूंकि बिहार का जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा आज की तारीख में जमीन पर क्या है उसको अभी हम नहीं कह सकते, वो आप लोग ज्यादा जानते हैं। लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से और अधिनियम की दृष्टि से बिहार जो है वो विशिष्ट स्थितियों में है। अगर उसके इस जो उसकी वैधानिक स्थिति है, अगर उस वैधानिक स्थिति का सही से सदुपयोग हो जाए और सही अर्थों में वैधानिक स्थिति आगे बढ़ जाए, तो काफी कुछ बदलाव बिहार के पूरे समाज में देखने को मिल सकता है। क्या विशेषताएं हैं वो हल्के से मैं, जिससे कि चूंकि उत्तर प्रदेश को मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूं, इसलिए उत्तर प्रदेश के साथ ज्यादा तुलना करता हूं। तो अगर मैं ये कहूं कि ये उत्तर प्रदेश से 10 कदम आगे है आज की तारीख में बिहार, अपने नियम उसमें विधान की दृष्टि से, अधिनियम की दृष्टि से, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहली चीज ये है कि जो अभी जो आंकड़े आपने देखे, अगर इसकी तुलना में मैं उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने रखूं, तो आपको आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में निर्विरोध चुने जाने वाले जो पद थे वो 75% वहां वार्ड सदस्यों के जो चुनाव हुए 75% निर्विरोध हुए हैं। निर्विरोध अर्थात निर्विरोध होना बहुत अच्छी बात है। गांधी जी की दृष्टि से तो सहमति के आधार पर लोगों का चुनाव हो, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। और लोकनायक जयप्रकाश जी ने तो शुरुआती दौर में अपील ही की थी पूरे समाज से कि निर्विरोध चुने जाएं। लेकिन आज की तारीख में निर्विरोध चुने जाने की कहानी एकदम अलग है। ज्यादातर सामान्यतया क्योंकि वहां पर कोई व्यक्ति दूसरा खड़ा ही नहीं होता, अर्थात उसके प्रति कोई रुचि नहीं है उस पदों के प्रति। और अगर कहीं है जैसे सरपंच में या मुखिया में अगर है, तो देखा जाता है कि वहां पर सर्वसहमति का परसेंटेज बहुत डाउन होता है। ज्यादातर तो किसी और कारणों से ही वो निर्विरोध होता है। तो अगर उस दृष्टि से हम देखें, यहाँ पर निर्विरोध की संख्या टोटल 32,000 है और उस 32,000 में बहुत बड़ा पैमाना जो है वो पंचों का है, जो ग्राम कचहरी के पंच है। अर्थात ग्राम कचहरी का पंच बनने में बहुत लोगों को उत्साह नहीं है, ये दिखाई पड़ रहा है बिहार के इस विश्लेषण से। उत्तर प्रदेश में तो इसी का है कि बहुत ज्यादा उसको उपेक्षित और उदासीनता है उस पद के प्रति, ये है। दूसरा, आप अगर देख रहे हो दूसरी जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो ये है अधिनियम में कि बिहार में जमीनी स्तर पर, जिसको कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के, जमीनी स्तर पर 2017 में एक बड़ा प्रयास किया गया, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने किया। उसके कारण क्या रहे वो अलग बात है कि मुखियाओं ने जा करके विरोध किया, फिर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई और सरकार अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए अधिनियम में उसने संशोधन किया। और वो संशोधन जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ वो ये हुआ कि अब जो वार्ड होते हैं, एक ग्राम पंचायत जो है वो कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़ती है, जो लगभग 7 से लेकर के 9 से लेकर के और 17 तक और 15 तक जाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां हैं। तो ये जो निर्वाचन क्षेत्र है, उस निर्वाचन क्षेत्र से जो चुना जाता है ग्राम, उसको वार्ड सदस्य कह लीजिए। वो वार्ड हुआ तो ग्राम पंचायत सदस्य है। तो वहां पर वार्ड सभाओं का प्रावधान किया गया। पहला तो ये किया गया, वहां पर वार्ड सभा बनाई गई। ग्राम सभा के अलावा जो पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में होगी वहां पर वार्ड सभा बनाई गई। यहाँ पर कई राज्यों में वार्ड सभा का प्रावधान है, बिहार उसमें से जुड़ा। बिहार ने वार्ड सभा बनाई। दूसरा ये किया कि जो वार्ड मेंबर होगा, अर्थात ग्राम पंचायत का सदस्य जो चुना जाएगा, वही वार्ड सभा का अध्यक्ष होगा। तीसरा ये कि जो सबसे अलग किया उन्होंने, सिर्फ एक राज्य है जो ऐसा कर रहा है बहुत लंबे समय से, पश्चिम बंगाल है। उसने वार्ड के स्तर पर ग्राम उन्नयन समिति बनाई थी, वो लंबे अरसे से चल रही है, उसका इम्पैक्ट भी बहुत कुछ दिखाई पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो बनाया, ग्राम उन्नयन एवं प्रबंधन समिति बनाई है बिहार में। तो ग्राम उन्नयन एवं प्रबंधन समिति को फाइनेंशियल पावर भी दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दिया गया है। तो ये अपने आप में, और एक कमेटी फॉर्म की जाती है वहां पर। तो ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो ये बिहार के लिए है। दूसरा जो है ग्राम कचहरी वाला जो प्रयोग है, वो बहुत ही, वो देश में अकेला इस तरह का प्रयोग है ग्राम कचहरी का, जहाँ की गांव के झगड़े गांव में निपटे हैं, जिसकी कोशिश है और उसके एक अच्छे रिजल्ट भी हैं। तो बिहार में की ये विशेषता है और ये
बड़ी संभावना है यहाँ के पंचायती राज के माध्यम से गांव जीवन को ज्यादा खुशहाल बनाने के लिए और स्वशासित बनाने की दृष्टि से। तो ये बड़ी चीज है। अब दूसरी चीज ये है कि प्रशिक्षण को लेकर के, क्योंकि अभी चुनाव हुआ है और चुनाव के बाद ही अगर लोगों को जानकारी दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए तो ज्यादा प्रासंगिक होता है। सरकारों में जो देखने को मिला है, अभी उत्तर प्रदेश ने तो बिल्कुल क्रांतिकारी काम किया। वहाँ के जो अपर मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार जी ने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया। वो ये किया कि उन्होंने बिल्कुल चुनाव के ठीक बाद पूरे प्रदेश में ऑनलाइन ट्रेनिंग का पूरा कैंपेन चलाया। हम लोग तो अपना ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने तो ग्राम प्रधानों के लिए मुख्य रूप से अभी उनका पूरा फोकस ग्राम प्रधानों पर रहा, जिसको आप मुखिया कहते हैं। और वहाँ 58,000 है, आपके यहाँ तो 8,000 है, वहाँ 58,000 है। तो 58,000 ग्राम प्रधानों के लिए उन्होंने पहले ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया और उसके बाद फिर फिजिकल ट्रेनिंग भी दी। जैसे थोड़ा कोरोना शांत हुआ तो उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग भी करवाई पूरे 58,000 ग्राम प्रधानों की। तो वहां पर ट्रेनिंग में उन्होंने अग्रणी भूमिका ले ली है। बिहार सरकार क्या कर रही है अभी मुझे नहीं पता, शायद जानसी जी उसको ज्यादा, चूंकि डायरेक्टर से मिल चुकी हैं तो ज्यादा आपको बता सकेंगी। एक चीज, दूसरा ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश में वहां के जो तीसरी सरकार अभियान, जो एक बड़े सामाजिक प्रयास के रूप, कोई संगठन तो है नहीं, वो एक अभियान है, बहुत सारे सामाजिक संगठन उसके साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश में। तो उसने अपने प्रशिक्षण का एक सिलसिला शुरू किया और विशेष करके उसने फोकस किया ग्राम पंचायत सदस्यों पर, और अब तक हजारों ग्राम पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षित कर चुके हैं और डेली वो हो रहा है। उसके लिए कई तरह के प्रयोग किए गए। पहले किसी तरह से किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वार्ड सदस्यों तक पहुंचना, ग्राम पंचायत सदस्यों तक ऑनलाइन पहुंचना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे मैं अभी कह रहा था, उससे आप चौंकेंगे कि सिर्फ 1,10,000 लोग ही आज की तारीख में जो चुनाव लड़ करके आए हैं वार्ड सदस्यों में से, ग्राम पंचायत सदस्यों में, और उनमें से सिर्फ 29,000 हैं जो पढ़े लिखे हैं। अर्थात वो जो जूनियर हाई स्कूल से ऊपर है, हम प्राइमरी को भी मान रहे हैं कि प्राइमरी भी एक तरह से सामान्य साक्षरता की श्रेणी में है, और जूनियर हाई स्कूल लेकर सिर्फ उनकी संख्या जो चुनाव लड़कर आए हैं उनमें से 29,000 है। अर्थात 1,00,000 में 29,000 है, 1,10,000 में 29,000, और उन 29,000 लोगों में से सिर्फ 8,000 लोगों के पास मोबाइल फोन है। बाकी किसी का मोबाइल फोन तो वहां पर दिखाई ही नहीं पड़ रहा है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, और अभी पंचायती राज की वेबसाइट पर तो कोई लिस्ट डाली ही नहीं गई है। तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि जो हैं भी वो भी कितने देर ऑनलाइन आ पाते हैं, कितने जुड़ पा रहे हैं, तो बड़ा चैलेंज है। इसलिए वहां कई प्रयोग इसमें किए गए, और अभी अब जो प्रयोग किया जा रहा है वो लग रहा है ज्यादा सार्थक है। जो अभी पिछले हम लोग 1 महीने से जिस प्रयोग से गुजर रहे हैं, अभी अगर आप जानना चाहेंगे तो थोड़ी उसकी जानकारी भी दे देंगे। तो कुल मिलाकर के ये परिदृश्य है हमारे सामने, और जिस तरह की जिम्मेदारियां यहाँ पंचायत के पास है, और 2 चीजें जो उपेक्षित हो जाएंगी यहाँ, उनको देखने की जरूरत है। एक तो जो ग्राम कचेरी का प्रशिक्षण है, ग्राम कचेरी को कितना सीरियसली लिया जाएगा, और दूसरा है जो ये जो सदस्य लोग हैं ग्राम पंचायत के, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है उस दिशा में क्या किया जा सकता है, एक चीज। और दूसरा ये कि जो सरकारी पक्ष, सरकार की ट्रेनिंग होती है वो बहुत फोकस होती है ज्यादातर, क्योंकि उनका जो गवर्नेंस का पार्ट है पंचायत का वो हमेशा सेकेंडरी होता है। उनका जो फोकस होता है वो अपनी स्कीमों पर होता है, जो उनकी स्कीमें होती हैं राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, अर्थात डेवलपमेंट पर उनका फोकस ज्यादा होता है। और डेवलपमेंट में भी जिसको हम कहें कि वो स्वावलंबी विकास का विषय, वो भी सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी जिस तरह से है, उनका टारगेट जिस तरह से है, और राज्य सरकार जो केंद्र सरकार के प्रति जिस तरह से जवाबदेही डेवलपमेंट में उसको तय करना होता है, तो उसकी मजबूरी होती है कि वो ग्राम लेवल पर काम करवाने के लिए पंचायतों को आधार जब बनाया गया है तो उनको अपनी स्कीमों के प्रति ज्यादा केंद्रित करें और ज्यादा फोकस करें। ये उनकी बाध्यता है, और उसका लाभ भी होता है कि स्कीमें ठीक से नीचे तक फिर अगर जा रही हैं तो उनका लाभ भी लोगों को मिलता है।
लेकिन ये जो गवर्नेंस का पार्ट है और उसमें जो स्वावलंबन का पार्ट है, जिसको हम ग्राम स्वराज्य कहते हैं, पार्टिसिपेटरी, मतलब गवर्नेंस का हिस्सा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का है, और जिसको हम स्वराज्य कहते थे गांधी, और जो स्वावलंबन का है, स्वराज्य और स्वावलंबन, अर्थात स्थानीय रिसोर्सेस कैसे डेवलप हो, पंचायतें अपने पैरों पर खड़ी हो, एफपीओ का जो प्रयोग चल रहा है उसके साथ पंचायतें कैसे जुड़े, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ कैसे जुड़े और अपने बल पर कैसी खड़ी हो दूर, इसमें सामाजिक संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसीलिए हम लोगों का भी एक दृष्टि साफ रहे कि हमारे लिए क्या फोकस एरिया हो सकता है और हम किस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए, सरकार के जो कहते हैं कि सहयोगी के रूप में भी, और सरकार जिस काम को उतनी सहजता से नहीं कर पाती, सामाजिक संस्थाएं ज्यादा सहजता से कर सकती हैं, उस ओर हम अपने को ज्यादा फोकस करें। तो ये कुल मिलाकर इस पृष्ठभूमि के साथ ये बैठक बुलाई गई है कि हम लोग जो कुछ बहुत ही समर्थ और विज्ञ लोग इसके साथ जुड़े हैं, तो अगर इसमें हम लोग कुछ कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं रश्मि जी से निवेदन करूंगा कि इसको अगर वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं जिससे और लोगों के विचार लिए जा सके। रश्मि जी। या रश्मि जी से नमस्कार भाई साहब, आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है जी आपकी जी, आवाज। मैं कोशिश कर रही थी लैपटॉप पे आने का, उसको हटा दे रही हूँ क्योंकि दो जगह नहीं हो पा रहा है, मेरे फोन से कनेक्ट हो रहा है। हाँ हाँ, तो फोन अब से ही मैं बात फोन से करें। ही बात करती हूँ। जी और जी, और मेरे ख्याल से वीडियो आप भी कर लें तो और अच्छी बात आएगी फोन से। जरूर जरूर। हाँ हाँ। हाँ तो भाई हाँ साहब, आपने बहुत अच्छा संदर्भ ये किया, और इस बैठक के तुरंत पहले मैंने आपने जो एक आर्टिकल भेजा था ना, मैंने उसको भी पढ़ा। जी 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 और जी ये बहुत अच्छा रहता है कि इस तरह की जब हम चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है एक विश्लेषण के साथ में चर्चा की जाए, तो जी ज्यादा मतलब एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हो सकते हैं और सुझाव भी अच्छे। तो इसलिए मैंने यह देखा कि जो इस तरह का विश्लेषण किया गया जी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जो चुनाव हुआ, कितनी महिलाओं की भागीदारी हुई, किस कैटेगरी में, एससी एसटी, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, जेंडर, मतलब पूरा डिफरेंशियल जो है ना उसमें बड़ी अच्छे से आया है। तो जब जी ट्रेनिंग की बात की जाती है, मुझे यह भी दिखता है कि ट्रेनिंग में यह समझ बहुत जरूरी है कि किस लेवल की ट्रेनिंग किस लोग किसके लिए चाहिए, जी और कहाँ पर किस तरह का जो ये है ना, मतलब वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकता है। जी 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 तो एक तो जब हम सरकार में कई बार जब हम कार्यक्रम करते हैं, कि मेरा मेरा देखिए दोनों का अनुभव रहा कि ठीक है, सरकार में मतलब बहुत बड़े बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम हम लोग इम्प्लीमेंट करते आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ कई बार हमने देखा है कि उस फ्लैगशिप प्रोग्राम में हम वही जो एक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स ऐसा बना लेते हैं कि वन साइज फिट्स ऑल, तो वो नीचे तक पूरी तरह से जो है इम्प्लीमेंट करने में उसे हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो जी यहाँ पर जो मतलब सामाजिक संगठन जो जुड़े हुए हैं, उनके सहयोग के साथ में यदि वैसा प्लान बनाया जाए रीजनल, ठीक है, कम से कम जी अगर डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। जी मुझे लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट का या रीजन का एक अलग अलग आंकड़ों के आधार पे कि जी वहां पर मतलब कैसा किस तरह की ट्रेनिंग, क्योंकि बात हो रही है प्रशिक्षण चाहिए। जी तो ये जो है, जो प्रियांशी ने भी जो बताया कि ये बिहार गई थी और अपना मतलब उनकी भी अपना किसी संदर्भ में मुलाकात हुई, तो वह भी इच्छुक हैं कि नहीं प्रशिक्षण होना चाहिए, है ना, जो मुझे समझ आया कि प्रशिक्षण होना चाहिए। वो ऐसा कोई नहीं है कि डिनाई नहीं कर रहा है कि नहीं होना चाहिए। बात ये होती है, बात ये होती है कि उसकी गुणवत्ता क्या रहे, उसकी क्वालिटी क्या रहे, उसमें सरकार के साथ संगठन कैसे, उनका पार्टिसिपेशन क्या रहे, वह क्या मॉडल रहे, ठीक है, अच्छा किस तरह की रिसोर्स पर्सन आए। तो यह सब जो बात है ना, मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में अगर आप कुछ अच्छा सा मॉडल निकाल पाए, तो उस मॉडल को बिहार सरकार में भी प्रस्ताव के साथ में आप दिया जा सकता है कि भाई इसके मतलब सहयोग के लिए जो है ये मतलब कमिटेड लोग इसमें तैयार रहेंगे, लेकिन मतलब मॉडल में जरूर एक यह ओपननेस होना चाहिए कि भाई सिर्फ जो है कि सरकार का एक सेट पैटर्न जो बना हुआ है उससे अलग कुछ मतलब नवीनता आए।
तो उस नवीनता में यदि जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे बीच में 26 जनवरी के लिए ऊपर से प्लेन भी जा रहे हैं, तो वो बीच बीच में आवाज थोड़ा वो एक कोई हाँ, जरूरी गड़गड़ाहट है। की आवाज आती होगी। हाँ, तो वो वायुयान की आवाज है। हम्म। तो क्योंकि मैं इंडिया गेट के बगल में रह रही हूँ, इसलिए मेरे ऊपर नीचे जो है वो ज्यादा जी जी बिल्कुल वो आवाज आती है, गड़गड़ा। जी। तो अब मतलब इसमें जो है, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं सुलझे हुए हैं। मैंने सुना कि मतलब इतने इतने दिन 20-20 साल जो है लोगों ने काम किया है, और बड़े वॉलेंट्री सेक्टर के मतलब वाकई उसी स्पिरिट के साथ में काम किया है, सर्वोदय से जुड़े हुए, जो आपने शुरू में जो परिचय दिया हाँ, नंदलाल जी। भाई साहब का, नंदलाल जी का जी। जो अनुभव है इसमें। और आलोक जी सीतामढ़ी से अपना युवा, अमन जो हैं उन्होंने अपना कुछ ये किया। तो ये सब अलग अलग लोग कुछ मतलब इस पे जरूर, क्योंकि देखिए हम लोग की चिंता क्या है, हम लोग की चिंता यही होती है। जैसे मैं क्यों ये सब विषय पे खुद भी मतलब इच्छुक रहती हूँ कि नहीं, कुछ अच्छा होना चाहिए। चिंता ये होती है जब हम गांव जाते हैं, और बेशक हम जाते ही रहते हैं, ठीक है, तो और जब जाते हैं वहां पे देखते हैं कि भाई एक तो भागीदारी बिल्कुल नहीं हो पाती है लोगों की। ग्राम सभा का अभी भी इतने वर्षों बाद भी वो भागीदारी हमें दिखती नहीं है, और वो बिल्कुल जो है मतलब वो प्रधान, और जो बिहार में मुखिया कहते हैं, तो एक फिर एक जैसे कि एक मतलब क्षेत्र सीमित हो जाता है एक पदाधिकारी को लेकर के, बाकी लोगों की भागीदारी नहीं है। तो क्योंकि भागीदारी नहीं है, ऐसे पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता नहीं है, तो जो स्कीम योजना की हम बात करते हैं, और जो हम पावर की बात करते हैं कि नहीं उसके पास जो है फंड, फंक्शनरी, फंक्शन सब होने चाहिए, तो एक व्यक्ति से तो नहीं होगा। तो इसमें पूरे ग्राम सभा की जो भागीदारी है उसको लेते हुए यदि मतलब उस ट्रेनिंग में मतलब कैसे हो कि जन जन में ये मतलब इस कॉन्सेप्ट को बैठाया जा सके, क्योंकि ये सिर्फ बोर्ड मतलब सिर्फ सदस्य और निर्वाचित चुने हुए सदस्य तक ही बात नहीं होनी चाहिए जी। तो मतलब ट्रेनिंग वैसी व्यापक रहे कि वाकई जिस ग्राम स्वराज की बात हो रही है वो ट्रांसलेट हो। तो ट्रेनिंग से ही यदि शुरू किया जाए जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं, ना तो नए जो लोग आए हैं उनके जो माइंडसेट पे उनका भी परिवर्तन हो कि वो कैसे अपने पद को देख रहे हैं, उनका क्या नजरिया है कि नहीं हमारे, ठीक है मतलब अब मुखिया सब जाने, यही नजरिया अगर है तो निकल जाएगा 5 साल उनका ऐसे ही। तो मतलब ये चैलेंज करना होगा। तो इसलिए मैं अभी मतलब बिल्कुल मतलब सुनना चाहूंगी कि मतलब कैसे इस मतलब मानसिकता के लिए, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग में ना सिर्फ जानकारी और इंफॉर्मेशन की बात नहीं होनी चाहिए, तो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि भाई अब माइंडसेट चेंज, बिहेवियरल चेंज, कम्युनिकेशन, इस तरह की भी बात आनी चाहिए। तो मतलब वो कैसे बहुत होगी, बढ़िया, हम जवाबदेह बहुत हैं, बढ़िया। हम जवाबदेह हैं वाला बिल्कुल। है ना। तो हम देखिए, आप बुकलेट तो बना करके दे दीजिएगा कि सूचना सभी स्कीम के बारे में जानकारी हो, किस स्कीम में कितना बजट है ये भी जानकारी, ये बड़ा आसान है ये सब करना, हम लोग रात दिन करते हैं। जी। लेकिन माइंडसेट चेंज सबसे मुश्किल है तो सही मतलब सही उस कह पे रहे यदि बात हो जाए, और मतलब वही बात है कि मतलब सबको कैसे आप जो है ना उसमें ओनरशिप ओनरशिप भी डेवलप करें। मेरा स्टेक्स है, पूरे गांव को ये चेतना आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है। हैं। जी। मतलब महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, यह नहीं कह सकती हूँ कि नहीं है, लेकिन तभी भी अभी हम बात कर रहे हैं बहुत प्रभावी ढंग से उसको। आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वो ग्राम सभा को लें, अलग अलग टीयर्स को लें, गवर्नेंस के, जो इसमें हम इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली यह इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी तो सबको इंक्लूड करेगा गांव में। तो बहुत बढ़िया, मतलब जी बहुत जी जी, बढ़िया, तो मैं बहुत। मतलब इसी छोटे परिप्रेक्ष्य के साथ सुनना चाहूंगी आगे फिर कि क्या सुझाव। दो जी दो साथी और नए जुड़े हैं। जी एक तो नीरज जी हैं। नीरज जी जो आजीविका है ना, ये जीविका जो बिहार की चल रही है, जी जो बहुत चर्चित है पूरे देश में, जो जी। सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के, और रूरल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट नहीं है नहीं, उसको महिलाओं की बड़ी भागीदारी उसने बढ़ाई भी है, बहुत चिंतन बिल्कुल। बढ़िया। तो नीरज है जो उसके प्रोग्राम ऑफिसर हैं, प्रोग्राम हम्म, मैनेजर हैं बहुत स्टेट अच्छा जी। लेवल के, वो यहाँ जी शामिल है नीरज। और नीरज ने तो मेरे ख्याल से अभी नीरज बताएंगे कि इन्होंने कितना काम किया कि चुनाव के समय में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भागीदारी दें और चुनाव में भी वो लीडिंग रोल लें। तो वो अभी नीरज जी बताएंगे। दूसरे बहुत अच्छा रहेगा, और नीरज जी से डॉक्टर भाई साहब जी जी या जी। डॉक्टर मिथिलेश हैं।
ये जी। मिथिलेश जो है ये समस्तीपुर के हैं और पिछले कई वर्षों से प्रशिक्षण के कामों में जुड़े रहे हैं। अच्छा। और तीसरी सरकार अभियान के यहाँ पर मुख्य कार्यकर्ताओं में से हैं। तो जी, मैं जी। पहले नीरज जी से चाहूँगा कि नीरज जी कुछ आप, चूँकि सबका परिचय हुआ और सबने अपने बारे में कुछ बताया अपने काम के बारे में आपसे आने से पहले। तो नीरज जी हुँ। अगर कुछ आप बताना चाहें, नीरज जी, तो चर्चा को आगे बढ़ाएँ फिर रश्मि जी की बात को। सभी को प्रणाम। जैसा सर ने बताया है कि मेरा नाम नीरज है और हम जीविका में कार्य करते हैं पिछले लगभग 10 सालों से। इससे पहले अलग-अलग जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक्स है और अन्य जगहों पे हमने काम किया है। आईटी कंपनीज में भी काम किया है, कई मल्टीनेशनल कंपनीज में इससे पहले काम किया है, लेकिन पिछले 2013 से मैं जीविका के साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ। जीविका के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि कई सारे लोग जान रहे होंगे और कई सारे लोग शायद अवगत पूर्णतया नहीं होंगे। तो थोड़ा सा मैं जीविका के बारे में मतलब कुछ 5 मिनट समय लूंगा कि यह एक पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलता था, उसी को बिहार ने अपने तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है, राज्य में कोई भी प्रोग्राम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से चलती है, जब तक उसमें थोड़ा सा ट्वीकिंग ना करे तो हमारे यहाँ प्रोग्राम या तो लेट रिस्पॉन्ड हम लोग करते हैं उस प्रोग्राम पे, तब तक प्रोग्राम चेंज हो जाता है, तो उसका पूरा फायदा नहीं होता है। या फिर उसकी ट्वीकिंग अगर हम लोग स्टेट के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तभी जाके उस प्रोग्राम का पूरा फायदा होता है। ये आप पिछले जो भी प्रोग्राम आप पूरा देखें तो इसमें दिखेगा। नहीं तो अगर ट्वीकिंग नहीं हुआ है जिस भी प्रोग्राम में, वो प्रोग्राम का पूरा फायदा हमारे बिहार राज्य को नहीं मिला है। जैसे कि आप मनरेगा को देख लें, आज आंध्र प्रदेश लगभग 12,000 करोड़ रुपए ले रहा है, 8 से 10,000 करोड़ रुपए ले रहा है प्रत्येक साल। हम लोग 3,000 करोड़ के आसपास ले पा रहे हैं, जो कि पर पीएमएवाई को छोड़ दे उस मनरेगा कंपोनेंट को छोड़ दें तो एडिशनल हम लोग प्रत्येक साल 7,000 करोड़ रुपया छोड़ रहे हैं, जो कि पंचायती राज के माध्यम से ही हो रहा था। इसी तरह से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि दूसरे राज्य में डेवलप्ड स्टेट में काम होता रहा, उनके तरीके से काम हुआ। बिहार ने अपने तरीके से, बिहार यूपी और जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उसमें उसका उतना आजीविका राष्ट्रीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का फायदा नहीं हो पाया। तो बिहार में उसको अपने तरीके से ट्यूकिंग की और वर्ल्ड बैंक से लोन लेके, और सबसे पहले हम लोगों ने जीविका को अपने अनुसार से बनाया और एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अभी अपने आप को नहीं कह सकती है पूरे बिहार जो गवर्नमेंट के साथ काम करती है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे स्टेट लेवल पे जो टीम है किसी भी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है और वो नहीं हो सकती है, ये गारंटी जीविका आपको दे सकता है कि इसके स्टेट लेवल टीम, डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम तक हम लोगों का पकड़ इतना है कि इसमें करप्शन जो है सो इसे पारदर्शिता इतनी है कि हमारे यहाँ गड़बड़ी सुन सकते हैं अलग अलग तरीके की बात, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि इसका आधार ही ट्रांसपेरेंसी है और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने इसी के बेस पे खड़ा किया है। और दूसरा सपोर्ट जो है दीदियों का है, जो गांव में सबसे जो रहती हैं गांव में, उन दीदियों के माध्यम से हम लोग ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया है। वर्ल्ड बैंक निश्चित रूप से इसमें सपोर्ट किया है और बिहार गवर्नमेंट का पक्ष हो या विपक्ष हो, इसका अनडाउटेडली सपोर्ट जो है विदाउट किसी कोई भी बिना शर्त का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पक्ष और विपक्ष दोनों का विश्वास बना हुआ है। तो ये हम लोगों के का सौभाग्य है कि बिहार जैसे राज्य में हम लोग ये किए। और इसके बाद जीविका की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने जीविका के मॉडल पे ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एस्टेब्लिश की और जिसको आजीविका प्रोग्राम पूरे देश में बोला जाता है। बिहार में आज के समय में हम लोग दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टेब्लिश्ड हैं, जिसमें 1,28,00,000 परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगभग में 60 to 65% जो आबादी है, ग्रामीण आबादी, जो गरीब आबादी है, वो जुड़ी हुई है। और इसके माध्यम से हमारे पास 10,25,000 समूह हैं। इसके अलावा उसका अपर लेवल फेडरेशन लगभग 70,000 है और 1100 क्लस्टर लेवल फेडरेशन है जो 5 पंचायतों पे होता है। और एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन के पास 100 से 200 एम्प्लॉई हैं, जो कोऑपरेटिव से रजिस्टर्ड होता जा रहा है। अभी लगभग 400 हो गए और कुछ दिनों में हो जाएंगे। एक सीएलएफ चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, तो आज के समय में 25 से 30 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर कर रहा है। तो और ये सारा जो जितना भी ये स्ट्रक्चर है वो पूरी महिलाओं के द्वारा ड्रिवन है। तो ये मैं ये बता रहा हूँ कि सोशल कैपिटल के रूप में
जो 1 लाख दीदी जो कैडर इसमें काम कर रही हैं, वो कैश बुक, लेजर्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में जो 7वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास दीदियां हैं, महिलाएं हैं, वो सब ये सब चीज की हैं। तो एक सोशल कैपिटल के रूप में एक बहुत बड़ा पूल तैयार हो रहा है, हो चुका है बिहार में, जो कि महिलाओं का है। इसके अलावा इनमें मैनेजमेंट स्किल आ रहा है, और आज के समय में ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी दीदियों के देखरेख में काम कर रही है, और लगभग में 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर एक एक कंपनी का होता जा रहा है। अरण्यक बीज जो कि एक्सपोर्ट भी कर रही है और कई दूसरे राज्यों में भी भेज रही है, और कमोडिटी एक्सचेंज और इन सबों से जुड़ के काम कर रही हैं, और वो दीदियों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो सभी ऐसे अनकन्वेंशनल जितने भी स्रोत थे जहाँ पे दीदियां काम तो कर सकती थी, जैसे किचन में काम करना हो तो दीदियां करती थी, लेकिन जब अगर बाहर में अगर रेस्टोरेंट चलाना हो तो वो दीदियां नहीं कर सकती थी। तो इन सभी कामों को हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे उन जगहों पे जो घर में काम कर रही हैं और लेकिन बाहर में वो मेल डोमिनेंस था वहां पे, उन जगहों पे हम दीदियों को लाने की बात कर रहे हैं। चाहे वो पंचायती राज की बात हो, गलत प्रैक्टिसों का विरोध करने की बात हो, नए नए स्किल्स में जहाँ पे दीदी की रसोई के रूप में, दीदी की नर्सरी के रूप में, पूरे बिहार में हम लोग नर्सरी को ये कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो काम आज सरकार को लगता है कि ये काम नहीं हो सकता है, वो काम जीविका को दे दें, और हम लोग निश्चित रूप से ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि जीविका की दीदियों के भरोसे जो काम नहीं हो सकता था, ऐसे लगभग 15 से 20 ऐसे कार्य हैं सरकार के द्वारा कई सालों के प्रयास के बाद जो नहीं कर पाई, वो दीदियों ने बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम खर्च में लो कॉस्ट सर्विस डिलीवरी पार्ट को उन लोगों ने पूरा किया। तो सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाओं की शक्ति है वो अपार है, जिसको अभी तक हम लोग नहीं समझ पा रहे थे बिहार में, और इन चीजों को अगर ले ले तो, और इनके उनके पूरे सामर्थ्य का अगर उपयोग सरकार अगर करने लगे, अभी भी अनटैप्ड है बहुत सारा, तो इससे दोनों का भला होगा, सरकार के लिए भी भला होगा, और जो हमारा पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम है वो भी मजबूत होगा, और दूसरा हमारा राज्य भी विकास के पथ पर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। अभी वर्तमान में जो काम हम लोगों ने पंचायत के इलेक्शन में किया है, तो पंचायत में के इलेक्शन में, अन्य इलेक्शंस में महिलाओं की भागीदारी के लिए हम लोगों को कई स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया है। इसके अलावा अभी इलेक्टोरल क्लब्स भी बनाए गए हैं ग्राम संगठन में, जो 70,000 ग्राम संगठन हैं उसमें बनाए गए हैं, लेकिन अपेक्षित सफलता जितना हम लोग चाह रहे हैं वो अभी तक हम लोग नहीं मिल पाई है जितना हम लोग चाह रहे हैं। महिलाएं तो पार्टिसिपेट कर रही हैं, आगे भी आ रही हैं, सभी कुछ पे मनरेगा पे देखें, कई इंटरनेशनल स्टडीज भी हुई हैं, तो उन सबों में जो है जीविका का सकारात्मक असर सभी चीजों पे देखा जा रहा है, लेकिन वो इतना स्लो है कि इनसिग्निफिकेंट हम लोगों को लगता है। इसको तेज किए जाने की जरूरत है। तो इसके लिए आप सभी जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उसको जीविका के प्लेटफॉर्म की तरफ एक मजबूती के साथ, उनके नकारात्मक चीजों को नहीं देख के सकारात्मक चीजों को सपोर्ट करने की जरूरत है, और जिसमें प्राण साहब जैसे लोग हैं कि जो जिनका कॉन्फिडेंस है इन चीजों पे, दीदियों पे और इनके इंस्टीट्यूशंस पे, तो निश्चित रूप से PRI CBO कन्वर्जेंस का काम करेंगे। आज के डेट में हम लोग विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान बना रहे हैं, जो पंचायतों के माध्यम से बनाया जा रहा है। इसमें लगभग में 80,000 के 82,000 लोगों का प्रशिक्षण अभी किया गया है। उसके बाद VO और कॉन्सेप्ट सीडिंग पे सभी VO और CLF को ट्रेनिंग दी गई है, और इसको ऐप के माध्यम से गांव के जो अत्यंत गरीब 3-3 लोग हैं वो महिलाओं के दीदियों के माध्यम से ही चयन किया जा रहा है समूह के बैठकों में, और उनको विभिन्न सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं, और इसको ग्राम स्वराज में पंचायत के वेबसाइट पे एंट्री करवाने की बात है, जो कि 5 से लेके 15 फरवरी के बीच में हम लोग करेंगे। और इस बार हम लोग उसको मैप भी कर रहे हैं भारत सरकार के स्तर पे भी, कि ये अगर प्रोग्राम महिलाओं की जो डिमांड है अगर नहीं आती है तो हम लोग नेशनल लेवल पे भी, चूंकि ग्राम सभा के नाम पे, कि ग्राम सभा जो हो रहा है उस ग्राम सभा के नाम पे सिर्फ पुरुषों की मांग जाए, या सिर्फ जो प्रभाव एक तरह से प्रीजुडिस्ड मांग जाए वो नहीं हो। तो इसके लिए हम लोग इसके लिए भी ये है कि अगर महिलाओं की मांग जा रही हैं, अगर इतने नीचे स्तर से मांग बन के आ रही हैं, तो उनके मांग को प्रायोरिटी मिले, और इसके लिए अगर किसी भी तरह के संशोधन की भी जरूरत हो रेगुलेटरी नॉर्म्स में या लेजिस्लेटिव नॉर्म्स से, तो वो भी किए जाने की जरूरत है। तो इसके लिए तो चूंकि महिलाओं की मांग अभी हो तो रहा है, लेकिन वो मांग
जो है सही तरीके से पूरा परिलक्षित हमारे ग्राम सभा की मांग में नहीं हो रहा है। इसीलिए सबसे पहले स्ट्रेटेजिकली हम लोगों ने ऐप के माध्यम से उनको ई ग्राम स्वराज के साइट पे डलवाने की बात कर रहे हैं इस बार, और जितना उसमें से अप्रूवल या नोट अप्रूवल का ये दे दिया गया, ऑप्शन दे दिया गया है। पंचायत चाहे तो अप्रूव करें या पंचायत चाहे तो अप्रूव नहीं करें, लेकिन एंट्री सभी की हो जो कि एसआरएलएम के द्वारा बन के जितने भी गांव स्तर की मांग आएंगी वो है। 4 तरह की मांग हम लोग उसमें बना रहे हैं। पहला इंटाइटलमेंट्स प्लान है, जिसमें सभी अत्यंत गरीब परिवारों का कौन सा इंटाइटलमेंट है और क्या इंटाइटलमेंट छूटा हुआ है, और ये ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। दूसरा प्लान है जिसको हम लोग लाइवलीहुड प्लान बोल रहे हैं, जिसमें इंडिविजुअल बेसिस पे 50,000 रुपए तक सपोर्ट करके सबसे गरीब लोगों को क्या दिए जा सकते हैं। नीरज जी थोड़ा सा हाँ सर, तो ये ठीक है। बताइएगा कि अभी पंचायत चुनाव में आप ये पहले से प्लान कर रहे थे, कुछ दीदियां पंचायत चुनाव में आए सदस्य के रूप में या उसके रूप में, क्या उसमें कुछ सफलता मिली क्या? हाँ, सफलता मिली है। सफलता बहुत अच्छा मिला है। अभी हम लोगों ने उसका डेटा भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। लगभग में हमारे पास जो उसको हम लोगों ने ऐसे ग्रेडिंग की है ABCD, क्योंकि पंचायत में जीती ज्यादा है महिलाएं, वो जीविका से जुड़ी हुई भी हैं, लेकिन लेवल ऑफ इंटरेक्शन जीविका से कैसा है वो भी हम लोग उसको अलग अलग कर रहे हैं। एक A लेवल पे है, B लेवल, A मतलब बहुत अच्छा उनका जीविका के साथ समन्वय रहा, B लेवल, C लेवल और D लेवल, 4 लेवल पे बांटे हैं, और उसके लिए अलग अलग लगभग में अभी उम्मीद है हम लोगों के पास कि मिनिमम 30,000 दीदियां जो ABC में होंगी, D में होंगी वो भी बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन A से C तक पे वाली 30,000 दीदियां होंगी, उनको हम लोग लक्षित करेंगे, और लक्षित करके उन दीदियों को हम लोग अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल से जोड़ते हुए ताकि अगले लेवल पे उनको ले जाया जा सके। तो इसका हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा। जी नीरज जी, आपके आने से पहले यही चर्चा हो रही थी जी इसके पृष्ठभूमि में जी कि सरकार जो है वो तो प्रशिक्षण देगी, लेकिन हाँ। कब देगी इसका अभी कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि सरकार तो पूरी तैयारी के साथ देती है ना, और नहीं, उस मैं तैयारी में जिस तरह से सर, सरकारें काम जी जी हाँ सर उसी कारण से सर जो कहा जा रहा है सर, हाँ बिल्कुल कि जो ये जो सरकार के स्तर पे जो होगा वो अलग होगा। हम लोग जी 2 पार्ट जीविका के अंदर बोलते हैं कि 2 सेंस को, चूंकि जो हम लोगों का रिसर्च और जो हम लोगों का पूरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि बिहार में सब कुछ है, हम 2 चीजों में हट जाते हैं। तो जिसको हम लोग प्रत्येक बार बोलते हैं, एक की पॉलिटिकल सेंस और एक दूसरा पॉलिटिकल कैपिटल और दूसरा सिविक कैपिटल हमारे कम्युनिटी के बीच में, जो कि पहले था और अब नहीं है, और इसको मजबूत करने के अभी भी है लेकिन उसको और ज्यादा फैसिलिटेट करने की जरूरत है। तो 2 कैपिटल को हम लोग बोल रहे हैं, पॉलिटिकल कैपिटल और दूसरा सिविक कैपिटल। इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं, पॉलिटिकल कैपिटल, सिविक कैपिटल का मतलब है कि गांव में अगर आपकी कोई समस्या है तो हम लोग जीविका दीदी को बोलते हैं वो समस्या आपकी है और आप सॉल्व करेंगे, और जीविका की अगर 7,000 दीदियां CLF मिल के सॉल्व नहीं कर सकती तो सरकार नहीं कर सकती आपकी समस्या सॉल्व। अगर गांव में सड़क अगर गलत बन रहा है तो जीविका की 7,000 दीदियां मिलके अगर सड़क में गड़बड़ी की शिकायत करती हैं तो नहीं, इसके लिए आपको निवारण की बात करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सिविक कैपिटल के रूप में उनको डेवलप करना चाहते हैं, यही सेंस क्रिएट करना। गांव में अगर कहीं गंदगी है तो वो आप किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर ना बोलें, उनके साथ मिलके आप इसको ठीक करें। हाँ तो नीरज जी आपकी वास्तव में बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का। थोड़ा सा हम आज की मीटिंग की तरफ फिर लौटना चाहेंगे। जी तो सर, उसमें ये हो रहा था कि सरकार तो अपने डेवलपमेंट के कामों पर ज्यादा फोकस करती है, स्वाभाविक है, उसके कारण भी बताए गए, लेकिन सर, ये था कि 2 चीजें, एक तो जो स्वावलंबन का पक्ष है हाँ, जिसको आप लोग ज्यादा टच कर रहे हैं, तो जी सर, उसके लिए सिविल सोसाइटी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कह ही यस, रहे हैं कि सोशल कैपिटल आप कह ही रहे हैं उसको, सामाजिक पूंजी के रूप में उसको चिन्हित किया जाता है। और हाँ, दूसरा दूसरा विषय था कि जो गवर्नेंस का पार्ट है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस का पार्ट, क्योंकि पंचायत तो एक सरकार है ना, तो गवर्नेंस का पार्ट है। तो उसी पर ये चर्चा चल रही थी, रश्मि जी भी उस चर्चा को केंद्रित कर रही थी। रश्मि जी हमारे बीच में है। रश्मि जी सीनियर IAS ऑफिसर है, दिल्ली सरकार में इस समय सेक्रेटरी है, स्पेशल ओके, सेक्रेटरी हैं, और इस समय यहाँ उपस्थित है इस मीटिंग में, और बिहार की ही रहने वाली है, औरंगाबाद से। जी जी तो जी, नमस्कार वो मैडम। इसको लीड कर रही हैं इस पूरे समूह को।
तो अच्छा। अभी उनकी चर्चा, आपसे पहले उनकी चर्चा हुई, उन्होंने बहुत विस्तार से उस चीज को आगे रखा। तो अभी तो एक परिचय का क्रम चल रहा था और ओके विषय को ओके, खोला सॉरी जा रहा सॉरी, था। मुझे लगा। नहीं नहीं, कोई बात हाँ, नहीं है। हाँ। मिथिलेश जी, 1 मिनट में आप अपने बारे में बताएंगे मिथिलेश जी, जिससे बस 1 मिनट लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं हाँ मिथिलेश। सर, हाँ, डॉक्टर मिथिलेश नाम है हमारा। चेतना सामाजिक संस्था है, समस्तीपुर बिहार वेस्ट है, और पंचायत के मुद्दे पर हम लोग काम करते हैं पिछले 15 सालों से। बहुत अच्छा। ये हेमलता जी, हेमलता जी 1 मिनट में आप भी अपना परिचय देंगी, हेमलता जी। हेमलता जी। अनन्या जी हैं, अनन्या अनंत जी। हो गया सर। अच्छा, वो आप ही जुड़े हैं अनन्या अनंत के नाम से भी। ठीक है। तो शायद हेमलता जी को अभी आवाज नहीं जा रही है, या जिस स्थिति में हो। रश्मि जी ने, और अब तक जो चर्चा हुई और जिस तरह से नीरज जी ने बताया, निश्चित हम सबको रोमांचित करता है। नीरज जी की जो सक्सेस स्टोरी हम लोग सुन रहे थे, और आज तो सारे देश में, मैं जहां भी जाता हूं, बिहार के जीविका कार्यक्रम की चर्चा होती है। जिस भी बड़े प्लेटफॉर्म पर जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, तो जरूर एक उदाहरण के रूप में बिहार का जीविका कार्यक्रम सामने आता है, और माना जाता है अभी झारखंड भी लगभग उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के एक बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी मैंने देखा है, वहां भी बहुत उल्लेखनीय रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। तो निश्चित रूप से इन्हें कैसे हम, जिसको कहते हैं स्वराज्य की मुख्य धारा में जोड़ सके, गवर्नेंस की मुख्य धारा में जोड़ सके, पंचायत उसमें सबसे मेजर रोल प्ले करती है। इसीलिए अभी उनसे जो दूरियां बनी हैं, उसको कैसे जोड़ने का, कन्वर्जेंस जिसको बार बार कहा जा रहा है, उसकी क्या स्थिति बन सकती है, ये है, और वो ट्रेनिंग का एक पार्ट बन सकता है। प्रियांशी जी, चूंकि आपकी मुलाकात हुई है इससे पहले, ये आलोक जी ने हाथ उठाया है। आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं क्या प्रियांशी जी से पहले? आलोक जी। जी हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बोलिए आलोक जी, प्राण क्या कहना है? हाँ। सर, जी नीरज जी बात से मतलब काफी महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु मुझे दिख रहा था, इसलिए मैंने हाथ उठाया। नीरज सर जैसे जीविका के बारे में बता रहे थे, तो डेफिनेटली जीविका के द्वारा जो मतलब फैसिलिटेट किए जा रहे समूह है, वो काफी महत्वपूर्ण मतलब प्लेटफॉर्म हो सकता है प्रशिक्षण के लिए भी। और एक चीज मैं ये रख रहा था कि नीरज सर आप थोड़ा सा मतलब मुझे नहीं पता कि इस मीटिंग में ये प्रासंगिक होगा कि नहीं, कि जो इलेक्टोरल क्लब की बात कर रहे थे कि ग्राम संगठन वगैरह में ये बनाया गया था, तो इसके अनुभव पे भी आप कभी बताइएगा। और मैं तो काफी उत्साहित हुआ आपकी बात ये सुनकर कि मतलब जीविका प्रोजेक्ट के नेतृत्व जो है इन सब चीजों पे काफी अच्छे से सोच रहा है, पॉलिटिकल कैपिटल वगैरह पे। क्योंकि जो निचले स्तर पे मैंने गौर किया है, मतलब अभी इसी चुनाव के दौरान और इससे पहले 1.5 साल के दौरान जब हम प्रशिक्षण वगैरह के कार्यक्रम में लगे थे, कि चूंकि पॉलिटिकल ये हो जाता है स्पेस चुनाव वगैरह का और पंचायती राज का, ये तो काफी संकोच भी रहता है ना, समूह और उसको पॉलिटिकली इन्वॉल्व करने को लेकर, चुनाव में भागीदारी को लेकर। तो काफी भागीदारी का बहुत महत्वपूर्ण मसला है, लेकिन चूंकि वो पॉलिटिकल हो जाता है तो थोड़ा संकोच रहता है, मतलब कि जीविका के प्रोजेक्ट के जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से भी। तो वो एक आई थिंक एक विरोधाभास रहता है ना। तो उस ठीक है पे क्या आलोक जी, इस पर नीरज जी बात करेंगे। अभी लास्ट में हम सुनेंगे नीरज जी को इस पर जी विस्तार से। जरूर। प्रियांशी जी, आप अपने जो आपकी वार्ता है, तो उससे फिर हम लोगों का एक आगे का फिर रास्ता और निर्णय तय होगा। प्रियांशी जी। हाँ जी, या नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। मैंने सुना और आज बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतना डिटेलिंग में, इतने अच्छे से मुझे ग्राम पंचायत के बारे में सुनने को, समझने को मौका मिला। बहुत सारी चीज़ें मुझे फिगर वाइज़ समझ में आई। ये मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा एज़ अ नानक की तरफ से, कि हम कहीं भी बात करेंगे, किसी प्लेटफ़ॉर्म पे बात करेंगे, तो मैं उन चीज़ों को अब एक्सप्लेन और अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। तो ये तो मीटिंग और ये जो आज आप लोगों का ज्ञान और इस तरह से जो सहभागिता रही, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, हम लोग जो काम करना चाहते हैं, उसको भी हम लोग करना चाहेंगे। और उनके रिसोर्स पर्सन जो डायरेक्टर साहब हैं, मैं उनको भी ये सारी बातें बताऊँगी, समझाऊँगी। कभी-कभी मंत्री जी भी आते हैं, तो उनसे भी मुलाकात अगर होती है, तो मैं समझा पाऊँगी कि हाँ, इस तरह का हम लोग काम करना चाहते हैं। और इतने डिटेलिंग में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो इतने अच्छे से
दिल से चाहते हैं कि समाज का विकास हो और काम हो। बहुत अच्छा प्रियंका जी। चलिए ये हम रंजन जी और नंदलाल जी को सुनेंगे, फिर जी जी मिथिलेश जी को, अवधेश जी को, सभी को सुनना चाहेंगे। नंदलाल जी आप कुछ बताएं। नंदलाल जी, जी जी इस जी विषय पर ट्रेनिंग को ही लेकर के, और आपका जो इतना सुनने के बाद जो मन बन रहा है या जो विचार बन रहा है जी जी या जो आपका सुझाव आ रहा है, उसकी जी कैसे आगे बढ़ा जाए। जी जी नंदलाल जी। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है सर? हाँ 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 हाँ। जैसे कि अपना अभी अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा, कई नए साथी आए हैं, परिचय बहुत संक्षेप में परिचय देते हुए बहुत आगे बढ़े संक्षिप्त। पर। मेरा नाम हाँ नंदलाल सिंह है और मैं बिहार जमुई जिला से हूँ और मुख्य रूप से समाज सेवा से जुड़ा हूँ, गांधी पीस फाउंडेशन से भी जुड़ा हूँ और साथ साथ पंचायत राज संस्थान में ये राज्य रिसोर्स पर्सन के रूप में भी 2 बार मैंने काम कर चुका हूँ और पिछले साल भी था, इस तरह से कर रहा। तो अभी जो पंचायत राज चुनाव हुआ है और जो चर्चाएं हम लोगों के बीच है सर, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो प्रशिक्षण है। पंचायत राज संस्थान जो 73वां संविधान संशोधन के आलोक में संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की जो बात आती है और पंचायत राज अधिनियम 2006 अधिनियम जो किया गया था और उसमें जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं की सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और उसमें जो चुन के नए लोग आए हैं उनका जो प्रशिक्षण, पंचायती राज में सबसे बड़ा चीज है प्रशिक्षण होना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कि आज जो हम लोगों का सबसे बड़ा चीज है ग्राम सभा, वो बिहार में कहीं सशक्त रूप से और सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। उसका कारण मुख्य रूप से है कि प्रशिक्षण का अभाव, और ये प्रशिक्षण मुख्य रूप से सरकार के लोगों के द्वारा भी दिया जाता है, लेकिन मुख्य जो जुड़े हुए जमीन से हैं, जो मुख्य रूप से पंचायत के लिए कार्य किए हैं और सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, वो जो समाज में जाके बैठ के और प्रशिक्षण का कार्य चला सकते हैं। और जो अभी नीरज जी बता रहे थे जीविका दीदी के बारे में, जो संगठन बना हुआ है हर पंचायत में, हर गांव में, हर टोला में, तो इस बार तो जीविका दीदी से भी बहुत सारे दीदी चुनाव जीत के आई हैं और हमको लगता है कि वो एक तरह का वो प्रशिक्षित दीदी हैं, वो बहुत प्रशिक्षण पाई है बहुत संगठन के रूप में। तो ये एक संगठन है पंचायती राज और इसको प्रशिक्षण होना इन लोगों के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा। रंजन जी से पहले मैं चाहूंगा विनीता जी अपना। विनीता जी बहुत क्रांतिकारी साथी है, बहुत विचारों से बहुत क्रांतिकारी है। तो जरा विनीता जी कुछ आपका कुछ सुझाव है, अनुभव भी आपका प्रशिक्षण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत रहा है। विनीता जी। सर मैं सुन रही हूँ सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं आज, उन सबको सुन रही हूँ बहुत ध्यान से, और मैं अपना सुझाव बाद में दूंगी सर, क्योंकि मैं वहाँ जमीन पे काम नहीं कर रही हूँ काफी सालों से, तो मैं बाद में बताऊंगी। रंजन जी अब आपको सुनने के लिए हाँ रंजन जी। धन्यवाद प्राण जी। सारी बातें इसमें जो जितनी सारी बातें हुई हैं वो सब तो तमाम चीजों से तो सहमति भी हमारी है और हम उसी बातों को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को रखना चाहेंगे। प्राण जी आपने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि पंचायती राज का जो व्यवस्था है उसमें दो चीज महत्वपूर्ण है। एक तो गवर्नेंस का मुद्दा है, फंक्शनलिटीज के बारे में, जिसके बारे में रश्मि भी चर्चा कर रही थी, और दूसरा एजेंडा है स्वावलंबी पे, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी था कि ग्राम स्वराज की जो उन्होंने परिकल्पना की थी, तो वो उसका सार्थकता आज के दिन में बढ़ते जा रहा है। जब हम लोग तमाम चीजों पे बात कर रहे हैं तो गांव की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो
और गांव में किसानों की आमदनी कैसे बढ़े और उसको वो किस प्रकार से स्वावलंबी हो, जो वो अपने ऊपर कैसे आत्मनिर्भर हो पाए, ये दो चीजों की बात है। और शायद इसके पीछे ही यदि हम लोग पंचायतों का सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है गांव का स्वावलंबन होना, मतलब उनका रेवेन्यू जनरेशन होना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश में केरला भी है, जहां पर पंचायतें सशक्त इसलिए भी है क्योंकि वो स्वावलंबी भी बहुत हद तक स्वावलंबी है। तो उस दिशा में अब समय आ गया कि बिहार की पंचायत भी उस दिशा में बढ़े। जो बिहार की परिस्थितियां हैं उसमें दो बात जो हम लोग एक जो समझ में आता है, एक तो यदि पंचायतों को गवर्नेंस के मुद्दा में और ट्रांसपेरेंसी लाना है तो आम सभा का मजबूत होना और आम सभा में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा एजेंडा है। यदि हम लोग भागीदारी सुनिश्चित करते हैं तो जो एक तो ट्रांसपेरेंसी भी सुनिश्चित होगा और जागरूक जो आपको पंचायत का जो सशक्तिकरण है वो भी होगा। दूसरा एजेंडा है कि गांव का स्वावलंबीकरण की जब हम बात करते हैं तो बिहार के कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें तो एक तो बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ मोबिलाइजेशन का जो पार्ट है वो जीविका कर रहा है। पहले ये काम 2007 के पहले एनजीओ के माध्यम से था, लेकिन जीविका के 2007 के बाद से जो जीविका का इंटरवेंस हुआ, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के बाद से इंटरवेंस शुरू हुआ, तो अब तक करीब हमारे हिसाब से 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुका है, जिससे करीब 1 करोड़ से ऊपर परिवार जो है वो बिहार में जुड़ी हुई है। तो ये सारी महिलाएं जो है वो गांव की महिलाएं हैं। तो अब सवाल उठता है कि यदि हमको कन्वर्जेंस पे बात करना होगा, पंचायती राज व्यवस्था और जीविका दोनों का कन्वर्जेंस कैसे हो, इसके लिए सबसे बड़ा एजेंडा इसमें जो है, क्योंकि आम सभा को यदि एक्टिवेट करना है, हम लोग को आम सभा में भागीदारी लोगों का बढ़ाना है, उसमें भी मुख्य रूप से महिलाओं का, तो उसमें जिस प्रकार से जीविका का रोल स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा में, तमाम तरह की जो योजनाएं सरकार को जोड़ने की है, तो पंचायती राज से भी जोड़ना होगा। और अभी तक जो स्थिति है कि जीविका का जो प्रोग्राम है और जो पंचायत का प्रोग्राम है वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो चूंकि पॉलिटिकल मुद्दा भी लोग मान के चलते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है इसके लिए जीविका में हम लोग को एडवोकेसी का समय हो गया है कि जीविका को हम लोग एडवोकेसी करें कि वो पंचायतों के साथ उनका कन्वर्जेंस हो पाए। दो चीजें। दूसरा इसका एक और एजेंडा है, क्योंकि सरकार के अंदर में बहुत स्कोप नहीं होता है। सब सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट का भी यदि हम लोग बात करते हैं तो वो कोई सरकार का कंट्रीब्यूशन मॉडल नहीं खड़ा किया हुआ है, वो मॉडल संस्थाओं का किया हुआ है जिसको सरकार ने अडॉप्ट किया और स्केल अप किया। तो अब सवाल उठता है कि ये कन्वर्जेंस हो और पंचायतें स्वावलंबी हो, इसके लिए प्राण जी जो हमारा अनुरोध भी आपसे है इस मुद्दा पे कि हम लोगों को कुछ पंचायतों को मॉडल के रूप में खड़ा करना होगा और उस मॉडल में किस प्रकार से दीदियों का कन्वर्जेंस हो रहा हो, आम सभा सशक्त हो रहा हो और उनको हम लोग जो गांव का जो अर्थव्यवस्था है उसको हम लोग मार्केट से कैसे लिंक कर पाए। तो यदि ये दो चीजों को हम लोग लेके चलने की बात करते हैं और कुछ पंचायतों को हम लोग मॉडल के रूप में खड़ा करते हैं तो शायद हम लोग जीविका के लिए भी एक आगे का मॉडल दे पाएंगे और वो फिर उस लेवल पे उनको ले जाने की बात हो सकती है। यूपी का आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया, यूपी में भी इस दिशा में बहुत काम हो रहा है, खास करके अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो हम लोग देख रहे हैं वहां पर। तो इस दिशा में बिहार के कंटेक्स्ट में बात करें तो प्राण जी हम लोगों को एक सोचना चाहिए कि कन्वर्जेंस कैसे हो, जीविका का जिससे आम समाज को कैसे मजबूत करें और स्वावलंबी बनाने के लिए जो हम लोग आर्थिक एक्टिविटीज है उसका वहां पर बढ़ाने के लिए हम लोग को एंटरप्रेन्योर्स को सिलेक्ट करना होगा। देखिए एक सबसे बड़ा इसमें एजेंडा क्या हो रहा है कि महिलाएं जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो उनका हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको बैंकों से जोड़ा गया है, लेकिन हमारा जो सीडी रेशियो है वो आज भी कम है क्योंकि महिलाएं बहुत लोन नहीं ले पा रही है क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है लोन लेने की। अब इसका कारण एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि हम लोग वहां पर एंटरप्रेन्योर्स को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं पंचायत लेवल पे जो उनको फैसिलिटेट करे मार्केट से लिंक करने के लिए, और ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होंगे। इसमें पंचायतों की भी भूमिका होगी और इसमें जो जीविका का जो प्रोग्राम है और प्रोग्राम के पदाधिकारी लोग हैं उनकी भी भूमिका होगी। तो ये तमाम चीजों को जो हम लोग बोल रहे हैं ये
इसके लिए कुछ मॉडल्स खड़ा करने की बात हो और उस मॉडल के आधार पर ट्रेनिंग मॉडल्स डेवलप हो और उस ट्रेनिंग मॉडल के आधार से हम लोग जो है उस चीजों को आगे ले जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मिथिलेश जी, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? मिथिलेश, फिर इसके बाद अमन अपनी बात को रखेंगे। हाँ सर। हाँ हाँ। बिहार के कंटेंट्स में जो स्थिति ये है सर कि वहाँ 4 दिनों का प्रशिक्षण होना है और उसकी तैयारी प्रशासन के द्वारा शुरू हो गई है हर जिला स्तर पे, लेकिन थोड़ा सा पॉलिसी मैटर में उनको थोड़ा कंफ्यूजन है कि पहले डीआरपी और एसआरपी की व्यवस्था थी, स्टेट रिसोर्स पर्सन और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के माध्यम से ट्रेनिंग होता था जी, लेकिन पिछली बार ओरिएंटेशन चूंकि आर्यभट्ट रॉ यूनिवर्सिटी को दे दिया गया था पंचायत प्रतिनिधियों का, तो यही कंफ्यूजन है कि वो स्थानीय। हाँ, आपकी आवाज रुक गई मिथिलेश जी। हाँ मिथिलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मैं मिथिलेश जी पंचायत कराएंगे या आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी को फिर दे दिया। दिनों का प्रशिक्षण यहाँ होती है, एक्ट की बात होती है और जितना भी बात होती है। मिथिलेश, आपकी आवाज कट रही है, जरा फिर से आप। हाँ, आपका नेटवर्क लगता है कि कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। मिथिलेश यहाँ के प्रशिक्षकों में शामिल रहे हैं लंबे समय से। टॉपिक का समायोजन बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। अगर सिर्फ पंचायत एक्ट और गवर्नेंस पे बात होनी चाहिए, उसका देना तो उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए। हेलो, हाँ, या तो 2 फेज में ट्रेनिंग उनको करनी चाहिए। मिथिलेश, आप जरा अपना नेटवर्क सही कर लीजिए, कहीं ऐसी जगह खड़े हो जाइए जहां नेटवर्क आता हो ठीक से, अगल बगल हो जाइए, ठीक हो जाएगा। वो होता नहीं है, 4 दिनों की ट्रेनिंग और फिर उनका है नहीं, इससे दिक्कत होगी पंचायत प्रतिनिधियों को। जब चाहे इंदिरा आवास का हो या मनरेगा का हो, उस ग्राम सभा में जब सरकार चिट्ठी निकालती है, डीपीआरओ और बीडीओ की चिट्ठी होती है, तो उसमें उपस्थिति बढ़ जाती है लोगों की। बाकी में उतनी उपस्थिति वही उन्हीं पंचायतों में है जहाँ लोग जो कुछ सामाजिक संगठन ग्राम सभा सशक्तिकरण के लिए कुछ काम करते हैं, वहीं कुछ उपस्थिति बेहतर है या ग्राम सभा धरातल पे है, बाकी तो कागज और रजिस्टर पर ही सिमटी हुई है। उसके लिए कंटिन्यू ओरिएंटेशन या टारगेट टेस्ट हो सकता है कि पूरे जैसे उसमें बना था, NIRD बनाई थी कि 100 पंचायत रहेंगे और उसको हम लोग करेंगे, लेकिन बिहार सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। तो उस तरह की एक स्ट्रेटजी बना करके 100 पंचायत या 50 पंचायत या 300 पंचायत को टारगेट करके हम लोग उसमें मैसिव काम किया जा सकता है। इस तरह की कार्य योजना बनाई जा सकती है, क्योंकि हम लोग अभी जो जागरूकता अभियान चला रहे थे चुनाव में 27 जिले में हम लोग काम किए थे, वहां भी इस तरह का फीडबैक आ रहा था कि भाई ट्रेनिंग पार्ट चूंकि जब तक नहीं होगा, अच्छे जनप्रतिनिधि जीत के भी आ जाएंगे, आ भी गए हैं, तो जब तक वो प्रशिक्षित नहीं होंगे तो बेहतर काम कैसे हो पाएगा। और जब तक बेहतर काम नहीं होगा तो पंचायती एक्ट धरातल पे नहीं आएगा और सरकार ये कह कर के हाथ खड़ी कर देगी आने वाले समय में कि भाई हमने तो काफी मशक्कत किया, काफी पैसा दिया और विकास धरातल पे नहीं हो पाया। जबकि वस्तुस्थिति है कि कभी भी ट्रेनिंग पार्ट प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई है। 2006 से यहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था है बिहार में और उसका जो स्टैंडर्ड है वो काफी बेहतर नहीं है। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा मिथिलेश जी, आपने कुछ नए सवाल उठाए हैं, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। विनीता जी, आप इसमें कुछ आप जोड़ना चाहेंगी? विनीता जी। चलिए, अवधेश जी कुछ कहेंगे? अवधेश किशोर जी। अवधेश किशोर जी। हाँ जी सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, ये जो पंचायत का जो वार्ड सदस्य जो है सर, जो ग्राम सभा जो होता है, उसमें सबसे पहले तो ग्रामीण लोग को विकसित करना पड़ेगा, एक ट्रेनिंग देना पड़ेगा सर, ताकि जो भी ग्राम सभा होता है, ग्रामीण लोग को तो पता भी नहीं चल पाता है और वो रजिस्टर पर ही सीमित हो जाता है, लास्ट में काम इम्प्लीमेंट हो जाता है। आज के डेट में वार्ड सदस्य जो होता है सर, आपने जो बोले कि पंचायत सरपंच जो प्रतिनिधि जो होते हैं निर्विरोध चुने जा रहे हैं, इसलिए कि उनके पास कोई पावर नहीं है उस तरह का। अब वार्ड सदस्य के पास पावर आ गया है सर, फंडिंग आ गया है और वो उसी में सीमित होते हैं। तो इस पे ज्यादा हम लोग को प्रशिक्षण ग्राम सभा को देना पड़ेगा सर।
बहुत सबसे बड़ा वही ग्रामीण लोग को हम लोग को विकसित करना पड़ेगा हर पंचायत में, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे, ताकि हमारा ग्रामीण लोग को जब तक डेवलप नहीं करेंगे तब तक हमारा काम इम्प्लीमेंट नहीं होगा सर। तो इसके लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। जी सर। आलोक जी कुछ और आप जोड़ना चाहेंगे या? आलोक जी, क्योंकि आपने एक मुद्दे वहां बात की थी, अब आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे ट्रेनिंग को लेकर के? कुछ और सुझाव है आपके आलोक जी? अमन, इतनी चर्चा के बाद आप क्या विचार बन रहा है अमन? जी हाँ सर, जैसा कि पिछले जो चुनाव हुआ था 2016 में, उसके बाद जो ट्रेनिंग की व्यवस्था जो बिहार सरकार के द्वारा की गई थी, उसमें हमने गौर किया था कि जो ट्रेनर जो नियुक्त होते हैं ना, वो होते हैं, वो अलग अलग विभाग में कार्यरत जो लोग होते हैं। पशुपालन विभाग में है, कोई नगर विकास सेवा में है, तो इन सब वहाँ पे हायर कर लिया जाता है और उनसे फिर ट्रेनिंग दिलवाने का काम किया जाता है। तो हमें नहीं लगता कि वो उतना रेलिवेंट है, क्योंकि वो उनको पंचायती राज, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन एक तरीके का वो ट्रेनिंग जो होता है वो एक फैक्चुअल नहीं हो जाता है, जो किताब में है कि हाँ पंचायती राज में ये सब नियम है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए, क्योंकि जो गांव लेवल पे होते हैं अलग अलग, वहाँ पे कुछ न कुछ वैसी दिक्कतें आती है, तो उनको कैसे फेस किया जाएगा, तो उस पे केस स्टडी पे उतना बात नहीं हो पाती। जो बुक है, बुक पे ऐसे करना है बुक की नॉलेज के तौर पे, तो उनको उसी तरीके का ट्रेनिंग दिया जाता है। उनको भी कम समय होता है, 15 दिन के बाद फिर से उनको ट्रेनिंग देने को, तो उनको भी इतना समझने का मौका मिलता नहीं, तो वो भी लोग उनको उसी तरीके का ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें इस ट्रेनिंग जो, तो इसमें वैसे वैसे लोगों को काम में प्रशिक्षक लगाया जाए, जिनको विकास पे और पंचायती राज पे काम करने का पहले से अनुभव हो, तो उस तरीके के लोगों को इसमें ये किया जाए। उसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ट्रेनिंग में तो सैद्धांतिक जो किताबी शिक्षा है वो तो मिलेगी, साथ में केस स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए। NIRD क्या करवाती है वहाँ पे बच्चों को कि संस्थान में, कि वो जो एक रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन की जो बात है कि ग्रामीण स्तर पर हो, तो वो लोगों को विद्यार्थियों को वो वहाँ पे ट्रेनिंग दिलवाती है, और उनके फील्ड विजिट के तौर पे वो विद्यार्थियों को लेकर जाती है गाँव में, और गाँव में अपना 1 महीने का उनका फील्ड विजिट होता है। उसके बाद फिर लोगों को फिर उसके आधार पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, उसको हम इंटर्नशिप के भी तौर पे कह सकते हैं, फील्ड विजिट के तौर पे भी देख सकते हैं। तो उस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे भी अगर वही ट्रेनिंग अगर वार्ड मेंबर को भी अगर दिया जाए कि आप इस तरीके से आप रिसोर्स मैपिंग कर सकते हैं, तो इन चीजों को अगर उस ट्रेनिंग सेशन में अगर दिया जाए, क्योंकि एक डेटा अभी जो आया है, वो डेटा है कि जो पंचायत जो प्रतिनिधि जो चुन के आए हैं, वो 80-85% जो है वो नए लोग हैं, जो जिनको पंचायत के बारे में अभी मालूम नहीं है। और जो हम लोग जिस ट्रेनिंग की व्यवस्था की बात कर रहे थे, वो मेन फोकस वार्ड मेंबर पे था। तो वार्ड मेंबर पे ऐसा देखा गया है कि करीब हमें लगता है कि 40% वैसे लोग हैं जो 21 साल से 35 साल के आसपास, 30 साल 35 साल के आसपास जो है, वो 40% लोग हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके का उनको मुखिया से काफी डर बना हुआ है। वो वहां पे इसीलिए गए हैं ना कि उनके पास उतना रिसोर्स नहीं है, उतना मैन पावर नहीं है, उतना उनका कैपिटल उतना मजबूत नहीं है, तो वो एक तरीके के अभी शुरुआत के तौर पे वार्ड मेंबर का भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनको हमेशा इस ट्रेनिंग में ये एहसास दिलाना कि आपके पास कितना पावर है, जो व्यवहारिकता की हम बात कर रहे हैं, कि आपके पास कितना पावर है, एक वार्ड मेंबर के पास कितना पावर है कि आप वार्ड क्रियान्वयन जो समिति है आपका, उसके माध्यम से आप करवा सकते हैं, आपको मुखिया पे डिपेंड नहीं रहना है। तो इन चीजों को ज्यादा इंक्लूड किया जाए। जो एंटरप्रेन्योर की बात एक अभी सर कर रहे थे रंजन, कि एंटरप्रेन्योर की बात है, तो हम एक स्टडी में अभी देखते हैं कि जितने भी एंटरप्रेन्योर जो
देश में आज अच्छे उभर के आए हैं, तो उनका जो आइडिया होता है वो ग्रामीण ही होता है, वो गांव के आइडिया को उठा के वहां तक लेकर जाते हैं। तो हाँ, इन चीजों को भी एक मॉडल के रूप में, जैसा कि सर ने भी बताया था, प्रस्ताव दिया था कि मॉडल के रूप में स्थापित करने का, तो उस बात से हम भी राजी हैं कि वैसे एंटरप्रेन्योर जो है, जो गांव लेवल के ग्रामीण ही, कोई IIM का पढ़ा हुआ कोई स्टूडेंट ना होके, कोई ग्रामीण ही अगर ऐसे एंटरप्रेन्योर अगर उभर के आए हैं, तो उनके आइडिया को चाहे एक केस स्टडी के रूप में इस ट्रेनिंग में शामिल किया जाए। जी सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से काफी चर्चा हुई है। थोड़ा सा विनीता जी अगर आप सुन रही हैं तो अब आप के विचार की प्रतीक्षा है। विनीता जी। जी धन्यवाद सर। सर मैं अभी सब लोगों को सुन रही थी, तो मुझे 2-3 चीजें इम्पोर्टेंट बहुत अच्छी लगी। एक तो मॉडल ग्राम पंचायत की बात करी है, इसके बारे में मतलब कुछ केस स्टडीज, ट्रेनिंग से ही शुरुआत करके वहीं पर कुछ आइडेंटिफाई करके, जैसा नीरज जी ने भी कहा कि कुछ जगह पे बहुत अच्छा काम उनका हो रहा है, दीदियाँ अच्छी है वहाँ पर बहुत, तो वैसे कुछ जगह को पहले से ही मार्क करके और शुरू से ही उसको थोड़ा फोकस में रख के वहाँ पर कुछ ऐसे काम हो जो आगे फ्यूचर में भी लोगों के लिए एक मिसाल बन सके, उस तरीके की शुरुआत अभी से की जा सकती है। उसके अलावा जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, रेवेन्यू जनरेशन वगैरह की बात हुई, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उससे भी जुड़ा हुआ जीविका में जरूर कुछ ना कुछ प्लान हो रहा होगा, तो उससे जुड़ा हुआ कुछ कदम हो, एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ इकोनॉमिक इस तरीके की एक्टिविटीज, तो उसमें अगर मेरे कुछ सहयोग की जरूरत हो, तो कहीं पर कुछ ऐसा जोड़ने की बात हो, कोऑर्डिनेशन की बात हो, तो उसमें मैं कहीं पर इनपुट दे सकती हूँ बाद में, तो उसके लिए भी मैं अपना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रश्मि जी इस पर सब पर अपना अंतिम कमेंट दे, चूंकि अगले 15-20 मिनट में इसको समेटना है, तो मैं नीरज जी से चाहूंगा कि एक बार नीरज जी इतनी चर्चा सुनने के बाद, और विशेष करके ये जो एक था ना कि इलेक्टोरल क्लब का सवाल उठाया था आलोक ने, बहुत कोशिश करें कि संक्षेप में जो आइडिया आपकी अब बन रही है इतने सब साथियों को सुनने के बाद, क्योंकि नीरज जी आप एक मेजर रोल में हैं इस समय बिहार में, तो इस पूरे जो प्रयास है इसको आगे ले जाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तो आपको हम लोग सुनना चाहते हैं कि आप थोड़ी अपनी सलाह दें कि इसको कैसे आगे ले जाए। नीरज जी। थैंक यू सर। जो अभी मुख्य रूप से जो मुद्दे जो आ रहे हैं सभी जगहों पे, देखिए पूरे पंचायत में अभी सबसे बड़ा जो समस्या हम लोग कई स्तर पे बात कर रहे थे, अभी कल जाके सभी विभाग के जितने भी जो सेक्रेटरी लेवल पे सर लोगों की बैठक भी हो रही थी, पंचायत GPDP के ऊपर ही, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का, सभी विभाग के सचिव, लगभग 20 विभाग के सचिव थे या ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे। मैं 1-2 लोग ही थे कि हम लोग बाहर से लोग थे जुड़े हुए उसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न आ रहा है बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि पंचायतों का या पब्लिक का जो हम लोग जो 2 पार्ट जो सभी शुरू में हमने भी शुरू में बोला कि एक पॉलिटिकल सेंस और एक सिविक पॉलिटिकल कैपिटल और सिविक कैपिटल। पॉलिटिकल कैपिटल जो हम लोग बोलते हैं वो मुख्य रूप से सबसे गरीब लोगों की बात आवाज उठाने वाला जो इंस्टीट्यूशन है कि मतलब अगर बोल रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री आवास योजना है और सबसे गरीब लोगों की एक को देना है या 2 को देना है, तो ये लोगों की संख्या कम है जो सबसे सही बेनिफिशियरी को चयन करे। तो जो हार्ड पार्ट है, जहां पैसे आते हैं वहां तो सभी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, ग्राम पंचायत भी इन्वॉल्व होती है, एक्टिविटी भी दिखती है, लेकिन जहां पे सॉफ्ट पार्ट आती है, जहां पे होता है लोगों को पॉलिटिकल सेंस डालना, सबसे गरीब लोगों के लिए आवाज उठाना, सबसे गांव में अगर समस्याएं हैं तो समस्या के प्रति आगे बढ़ना, तो वो जो एक आदमी होता है, जो एक दीदी होगी या एक कोई इंस्टीट्यूशन होगा कि उस समस्या पे सबसे पहले इनिशिएटिव कौन ले बिना सरकार के अनुपलब्धता में, जो सरकार मतलब अगर उस पे प्रोएक्टिव एक्शन नहीं ले रही हैं, तो वो कौन होगा जो पंचायत को आइडियली करना था, ये बहुत जगह कर भी रही है। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि जीविका का रोल हम लोग वहां देख रहे हैं
कि उनमें ये दो सेंस की पॉलिटिकल सेंस की सब पॉलिटिकल सेंस का मतलब हम लोग जीविका में बताते हैं सबसे गरीब लोगों की आवाज उठाना और जो अगर अपने 100 बेनिफिशियरी में प्रायोरिटी को कर देना, अगर ये गुण अगर आ गया तो उनके अंदर पॉलिटिकल सेंस आ गया। सिविक सेंस की अगर गांव की समस्या है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये दो सेंस को हम लोग ये करते हुए, और हम लोग अभी ट्रेनिंग मॉड्यूल भी डेवलप कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा कहेंगे अगर टाइम हो तो मैं 5-7 मिनट का एक वीडियो दिखाना चाहूंगा अगर आपके पास टाइम हो तो, या फिर बाद में मैं भेज दूंगा उस पे जो लिंक पे आप लोग देख सकते हैं। किस चीज पर है नीरज जी, वो वीडियो किस पर है? मेरे पास है और YouTube पे भी हम लोगों ने डाला है। नहीं, किस विषय पर है, किस विषय पर है? ये ग्राम पंचायत विकास योजना प्लस जीविका की कम्युनिटी कैसे जुड़ सकती है, इसके लिए कई स्तरों पे जो हम लोगों ने प्रयास किए हैं वो 5-7 मिनट इसको हम लोग अभी दूसरे एक बार ये चर्चा हो जाए नीरज जी। ठीक है, हम लोग एक उसमें, हाँ इसको आप बिल्कुल, नहीं ट्रेनिंग का ये सब ट्रेनिंग का मटेरियल बनेगा नए सिरे से। और ये देखना है कि जो आप कह रहे हैं ना कि एक राजनीतिक पूंजी और एक सामाजिक पूंजी, और विशेषकर जो सिविल सोसाइटी का एक विंग यहाँ पर है, एक समूह सिविल सोसाइटी का यहाँ पर उपस्थित है, तो उसकी आप एक दिशा में बड़े संगठित प्रयास में आप लगे हैं जीविका के माध्यम से। वहां पर इनका क्या रोल हो सकता है जब हम एक तो पंचायत को उस लेवल पे तैयार करने के लिए, जो कि जीविका भी पंचायत के साथ जो बार बार कन्वर्जेंस की बात हो रही है आपको, तो उस मुख्य धारा में जाने में सिविल सोसाइटी को और विशेषकर प्रशिक्षण की दृष्टि से क्या रोल आप देख पा रहे हैं? हम उसकी तरफ चाहते थे कि अगर कुछ संकेत दे सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो एक तो सबसे पहला तो सिविल सोसाइटी का रोल होगा कि जो हम लोगों को सहयोग एक तरह से होगा कि अभी जब हम लोग जब ग्राम पंचायत से मिलना चाहते हैं तो अभी हम लोगों को छोटे मुद्दे के लिए भी अगर हम राज्य स्तर पे जाते हैं कि जीविका जब एक तरह से गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है और इतना गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट है, फिर भी अगर पंचायती राज से जब जाके बात करें जीविका इंस्टीट्यूशन के लिए तो आपको जुड़ना बहुत मुश्किल हो जा रहा है पंचायती राज से, क्योंकि वो एक तरीके का कहने के लिए वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को सेंस आता है कि वो एक तरह का ऐसा इंस्टीट्यूशन कभी कभी कई जगहों पे काम करने लगा है जो वो एक सामंतवादी सोच की तरह, हालांकि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए पब्लिक फोरम पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी दिखता है कि वो महिलाओं की मांग को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं, या कहीं कहिए तो उसको चाहते भी नहीं है। तो इन चीजों के लिए जब हमें राज्य स्तर पे नहीं सपोर्ट मिल पाता है, जब इस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जहां के सेक्रेटरी रोल डेवलपमेंट है, चीफ मिनिस्टर इतने एक्टिव हैं, तब भी बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं की आवाजों को उतना ज्यादा जितनी समर्थन के साथ होता है उतना नहीं मिल पाता है। तब हम लोग भारत सरकार से अप्रोच करके और नए नए प्रोग्राम को, अभी जैसे VPRP है तो ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों ने ये किया और उसके माध्यम से उनकी मांगों के लिए आए। तो ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग ये चाहेंगे कि जो दिव्यांग हैं गांव में, जो वृद्ध हैं और जो महिलाएं हैं, उनकी मांगों को ग्राम सभा में उनका एक उचित स्थान मिले और उनकी मांगों को बहुत ही ध्यान से लिया जाए और उनको प्रायोरिटी दे। तो ऐसा करके कोई स्ट्रेटजी अगर बनाए, चूंकि गांव में अभी पुरुष के लिए बहुत सारी परिस्थिति ऐसी है कि उनको माइग्रेट करना पड़ता है, अगर चूंकि पुरुषों की संख्या गांव में कम है और गांव में रहती महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, वृद्ध हैं ज्यादातर, या पुरुष हैं भी तो बहुत ही कम संख्या में हैं और बहुत ही वो दूसरे एक्टिविटी में लगे हुए हैं, तो वो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, उतना सोच नहीं पाते हैं अपनी समस्याओं के प्रति। अगर सोच भी रहे तो कई जगहों पे वो एक तरीके से प्रिजुडिस्ड या कई समय पर गाइडेड होता है, हमेशा नहीं है लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है। लेकिन महिलाओं की मांग जो है बहुत ही जायज मांग होती है और बहुत ही एकदम बिल्कुल इनोसेंट समझिए एक तरीके से निर्णय लिए गए होते हैं। तो महिलाओं, वृद्ध और दिव्यांगों की जो मांग है, जो गांव में रह रहे हैं, उनकी मांग को एक स्पेशल पोजीशन देना पड़ेगा अगर, और इसके लिए अगर सिविल सोसाइटी हम लोग एक स्ट्रेटजी बना के लेके जाएं तो हम लोग सॉफ्ट पार्ट पे ज्यादा काम कर पाएंगे। नहीं तो वो सिर्फ जहां पैसे लगे हुए हैं, जहां कैपिटल इन्वॉल्व्ड है, उन चीजों पे ही नॉर्मली पंचायत, या तो महिलाएं पंचायत प्रतिनिधि हों या पुरुष पंचायत प्रतिनिधि हों, इससे वो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है।
क्योंकि जिस तरीके का पंचायत इलेक्शन हो चुका है वर्तमान में, तो इसमें आपको सॉफ्ट पार्ट और इन लोगों की मांगों को प्रायोरिटी दिलवाना पड़ेगा बहुत ही। इसके लिए हम लोग सरकार के स्तर पे भी छोटे ग्रुप की बात कर रहे हैं। पंचायतों को छोटा करने के लिए हम लोग कई स्तर पे कई बार बात किए हैं। तो पिछली बार बात करने के बाद वो वार्ड सदस्य पे आया कि ग्राम संगठन वार्ड सदस्य के ऊपर प्रभाव डाल पाएगा, लेकिन अभी भी हम लोग उस लेवल पर ग्राम संगठन को नहीं लेके आ पाए हैं जिस लेवल पे वो वार्ड सदस्य के निर्णय को प्रभावित कर पाए। तो अगली बार जो हम सिविल सोसाइटी से चाहेंगे कि वार्ड सदस्य के लेवल पे दीदियों का, जो कि एक तरह से कोरम पूरा कर रही हैं, उनका प्रत्येक महीने बैठक हो रहा है, उसमें दीदियों को अगर हम लोग जोड़ पाए और उनके निर्णय को प्रभावित करने के लिए ग्राम संगठन जो वार्ड सदस्य हैं गांव की महिलाओं के सहयोग से और एक दूसरे के साथ से समन्वय से अगर काम करवाने में अगर आपका कहीं रोल हो, उनके ट्रेनिंग में रोल हो और उस स्ट्रेटजी से अगर काम कर पाए तो हमारे लिए उस क्षेत्र में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत अच्छा, नीरज जी ने बहुत अच्छे ढंग से उसको समेटा। मेरे ख्याल से सबके विचार आ गए हैं। अब रश्मि जी से मैं निवेदन करूं कि उससे पहले अगर रश्मि जी उचित समझती हो या फिर बाद में मैं उसको समेटूं, अब तक जितनी चर्चा हुई है अगर उसको 2 मिनट में समेटना हो रश्मि जी के बोलने से पहले, रश्मि जी खुद तय करें या फिर रश्मि जी अपनी बात कह लेंगी फिर उसके बाद उसको समेटा जाए। रश्मि जी। जी भाई साहब, मैं जरूर क्योंकि मतलब मन में विचार आ गए हैं तो मैं बोल देती हूँ, शायद उसमें थोड़ा बहुत समेकित करने में वह भी एक पैरेलल ये होगा, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे भी चीजें होंगी जो आप समेकित करना चाहेंगे। तो मतलब इस पे जो, क्योंकि नीरज की अभी जो मैं बात सुन रही थी तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जीविका का जो एक पोटेंशियल है वो पूरी तरह से उभर कर नहीं आ रहा है। क्यों मैं ऐसा मान रही हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जीविका एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अपना महिलाओं की भागीदारी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है, हो भी रहा है, लेकिन सिर्फ उसको गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट मान लेना पर्याप्त नहीं है। तो उसमें मतलब वो एक तरह से ना उसके प्रति हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक महिला समूह की बात है, जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन की बात है, महिला समूह की बात है, तो वो अपने आप को अगर मतलब गवर्नमेंट का एक मतलब वो ऑफिशियल ब्यूरोक्रेटिक परंपरा से जुड़ करके अपने आप को अलग देखना पड़ेगा। और क्यों इस बात को मैं कह रही हूँ, क्योंकि तभी वह एक लोकल प्रेशर ग्रुप तहत पे काम कर सकती है। अब जो ग्राम सभा की बात हो रही है, तो ग्राम सभा में मतलब डिपेंडेंस किस पे, क्योंकि वह खुद ग्राम सभा, वहां की लोकल जो महिलाएं हैं वो खुद से ग्राम सभा की महिलाएं हैं, सदस्य हैं। अब उनकी भागीदारी, उनकी आवाज वो जितना सक्रिय होगी ग्राम सभा में, उतना उनके मांग या फिर अन्य महिलाओं के मांग या वृद्ध के मांग या बच्चों के लिए मांग, दिव्यांगजन के लिए मांग, तो महिलाओं से ज्यादा इसमें संवेदनशीलता मतलब मेरे हिसाब से और कोई नहीं है। जब मैं महिला कहती हूँ तो हमेशा इस बात की मैं बात करती हूँ, देखिए आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की हम तैयारी कर रहे हैं, इसके तुरंत बाद जो है ना काफी कुछ कल के लिए मुझे तैयारी भी करनी है। मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ कि वो एक सोच है। देखिए ऐसा नहीं है कि महिला के लिए सोच सकती है, लेकिन जिसको हम अंग्रेजी में एक फेमिनिन स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात कहते हैं, तो फेमिनिन स्टाइल ऑफ लीडरशिप जिसमें कंपैशन है, एम्पैथी है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स तो इस्तेमाल हम कर सकते हैं, संवेदनशीलता वाली जो बात है, तो उसको मैं लाती हूँ। क्यों? क्योंकि एक मतलब नेचुरल है, एक माँ का जो एक मतलब उस पर मैं पूरा नहीं जाऊंगी, लेकिन एक जेंडर वाली जो बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला मतलब महिलाओं के लिए, लेकिन मतलब सोच वाली यह बात है। और उसमें क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी ज्यादा भागीदारी बढ़ेगी महिलाओं की, तो यह सोच को इन्फ्लुएंस करने में ग्राम सभा में उनका रोल होगा। आज की तारीख में बहुत बड़ी चुनौती है मेरे ख्याल से। कुडुम्श्री का एग्जाम्पल, केरल का एग्जाम्पल सामने रख करके हमें यह देखना होगा कि केरल भी देखिए इस दौर से गया है। मैंने इस पर पूरा अध्ययन किया है, पूरा रिसर्च भी किया है कि कुडुम्श्री और केरल का जो अनुभव ये रहा, वहां भी इसी तरह का ना एक मतलब जो बात ये चली कि दोनों के बीच में जो एक थोड़ा बहुत तनाव रहता था। कुडुम्श्री एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जीविका की तरह, वो भी ग्रुप है, महिलाओं का कलेक्टिव है हर लेवल पे। अच्छा, और बाकी उनका भी अपना 3 टियर अपना जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम था। धीरे धीरे क्या हुआ,
जो आज की तारीख में जीविका का बताया गया कि नहीं कम से 30% महिलाएं ऐसी होंगी जो कि ABC अलग अलग कैटेगरी में होंगी, वहां भी ऐसा देखा गया कि देखते 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 बढ़ता गया। ठीक है, कुडुमश्री में जो महिलाएं आ रही थी प्रशिक्षित होकर के, उनकी भागीदारी बढ़ती गई, वो चुनी हुई प्रतिनिधि के रूप में आती गई। और इसलिए भी तनाव होता था क्योंकि बाकी जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सेटअप होता है वह समझ रहा था कि भैया कुडुमश्री की महिलाओं की क्या प्रतिभा है, क्या पोटेंशियल है, तो वो उसको रोकता था ताकि उनकी आवाज जो है ना उतनी सशक्त और सक्रिय वो नहीं हो पाए यहाँ पर आकर के लोकल गवर्नेंस सेटअप में। लेकिन उनकी भागीदारी से लोकल गवर्नेंस सेटअप को मजबूत करने में बहुत बड़ी मदद आई। तो यहाँ पर जो अब मैं वापस ट्रेनिंग पे आऊंगी, ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं मॉड्यूल को जरूर आप लोग देखें। मेरा मतलब एक यह सुझाव है कि अब जैसे प्रियांशी ने कहा कि मुलाकात जो हुई तो मतलब या अगली बार मिल सकते हैं या जो ये है मतलब व्यक्तिगत तौर कि उनको उस मॉड्यूल को देखना चाहिए कि क्या वह कन्वर्जन की बात कर रहा है, जीविका और जो हमें ग्राम सभा से लेकर के अलग अलग टीयर्स में जो एक कन्वर्जेंस की बात, इसका तो एक स्पेशल मॉड्यूल होना चाहिए ट्रेनिंग में। एक तो ये, तो अभी के ट्रेनिंग के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई उसको जरूर आप लोग देखिए कि ट्रेनिंग का मॉड्यूल में मतलब इसको ये एक इम्पोर्टेंट, अभी यह बात हुई कि हर स्टेट का अलग अलग रियलिटी होता है और यहाँ एक रियलिटी है, ठीक है, पोटेंशियल है, तो इसको इस्तेमाल किया जाए। तो इस्तेमाल करने की सबसे पहली शुरुआत यह होनी चाहिए कि ट्रेनिंग में यह देखा जाए कि इसके बारे में पूरे मतलब 2-3 सत्र जो है इसको देने चाहिए। जिस पिक्चर बात की वो मैं भी देखना चाहूंगी और वह पिक्चर भी ट्रेनिंग में जरूर दिखाई जाए, और नहीं अगर है तो अभी समय है यह कहा जाए कि भले 4 दिन का प्रशिक्षण है लेकिन यह जरूर दिखाया जाए ताकि जीविका की महिलाओं के साथ में एक कन्वर्जेंस सशक्त हमारे अपने लोकल इंस्टीट्यूशंस को करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। या दूसरा कि मॉडलिंग की बात हुई और ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, रंजन भाई ने भी ये बात कही, मॉडल ग्राम पंचायत और ये, तो उस मॉडल में जो हम कंटेम्परेरी चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम की समाधान की बात कर रहे हैं, कि आजीविका आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, या सब कुछ मॉडल में दिखना चाहिए, पिरोना चाहिए। और मेरे ख्याल से उस तरह की मॉडल को कहीं ना कहीं पंचायती विभाग द्वारा भी उसको एक समर्थन सहमति मिलेगी यदि आप उसको ट्रेनिंग का हिस्सा बना दे। क्योंकि मैं तीसरी बात पे आऊंगी, तीसरी बात यह कि यह जो ट्रेनिंग है यह ऑन गोइंग होना चाहिए, सस्टेन्ड होना चाहिए, सिर्फ 4 दिन पर्याप्त नहीं होता है। तो जहां इस बात की हमारी सहमति बन जाती है कि ट्रेनिंग रिफ्रेशर और सतत यह देखना कि इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, तो तब जाकर के किसी भी ट्रेनिंग की सार्थकता पूरी होती है, नहीं तो 4 दिन के सर्टिफिकेट से बिल्कुल नहीं हो पाता है। अब इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, तो इसमें जो भी मैकेनिज्म है पंचायत में एक जो, अब यहाँ पर मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी की एक बड़ी भूमिका हो जाती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट जो एक सोशल ऑडिट हम कहते हैं, और वहीं पर जीविका की भी समूह की भूमिका हो जाती है, ताकि एक रिपोर्ट कार्ड ऑन पैरामीटर्स की ये तो ट्रेनिंग हुई, लेकिन इन पैरामीटर्स पे क्या काम हमारे पंचायत में, हम कहाँ पर जो है अपने को ग्रेड करते हैं, उसका 5 स्टार ग्रेडिंग कहते हैं, जैसा भी एक ग्रेडिंग पैरामीटर जरूर होना चाहिए। ग्रेडिंग पैरामीटर में 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो प्रोसेस की ग्रेडिंग, एक है आउटकम एंड आउटपुट की ग्रेडिंग। क्योंकि आउटकम, अब मैं चाहूंगी नहीं सब महिलाएं शिक्षित हो जाए, ठीक है, या मैं चाहूँ कि सब महिलाओं के पास आजीविका हो जाए, तो वो तुरंत तो नहीं हो सकता है। सबसे सही है क्या आपने जो सबसे वंचित था उसको इंक्लूड कर दिया, ड्रॉ आउट है इंक्लूड कर दिया, आपने प्रौढ़ शिक्षा में उसको जो बिल्कुल अशिक्षित थी उसको इंक्लूड कर लिया, एक प्रोसेस होता है। तो दोनों की ग्रेडिंग होनी चाहिए। ग्रेडिंग के ये 2 तरह की ग्रेडिंग, प्रशिक्षण में यदि ग्रेडिंग की बात होती है, और ये देखिए पॉलिसी लेवल डिसीजन है, तो कुछ लेवल डिसीजन होने चाहिए। बच्चे परीक्षा को क्यों महत्व देते हैं, क्यों? क्योंकि उनका असेसमेंट होता है। उसी तरह से जब ट्रेनिंग को गंभीरता तब मिलेगी जब एक असेसमेंट होगा कि कहाँ पर है। ट्रेनिंग के बाद तो असेसमेंट है, लेकिन उसके बाद इंप्लीमेंट कैसे हुआ उसका भी असेसमेंट, उसका भी रिपोर्ट कार्ड, उसका स्कोर कार्ड। और मुझे लगता है प्राण जी आपका इतना जो अनुभव इसमें रहा है, अगर एक रिपोर्ट कार्ड विकास के मापदंड को लेते हुए अगर बना ली जाए, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाए, जो कि प्रशिक्षण को ज्यादा गंभीरता लेकर के आएगा
और जब भी हम किसी भी रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं ना, MIS असेसमेंट की बात करते हैं, प्रशिक्षण का ही वो हिस्सा भी रहता है। फिर मैं कहना चाहूंगी शायद इस बार के 4 दिन में आप नहीं कर पाओ, लेकिन प्रयास यह होना चाहिए कि आगे जो सतत ट्रेनिंग की जो बात की जा रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है, वो इस पूरे प्रोसेस में आपका विभाग द्वारा, पूरे सरकार द्वारा इसको महत्व मिलेगा, क्योंकि तभी काम जमीन पे हो सकता है। और मैं अवध ने भी जो बात कही, मैं बिल्कुल इससे मैं बिल्कुल मतलब 100% सहमत हूँ कि इसमें पूरे मतलब उसको और भी कम्युनिटाइज, जो अंग्रेजी में कम्युनिटाइज कहते हैं, वो पूरी तरह से करना होगा, तो तब वो जवाबदेही हो पाती है। तो आउटकम की तरफ हम ध्यान देते हुए और बाकी अपना जो भी आज क्या सहमति जो एक निकल करके आती है, तो कोशिश यह होनी चाहिए कि इस पे फुल स्टॉप नहीं लगे और निदान है, बाकी भी जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब लोग जुड़ करके ना इसको जरूर इसकी गंभीरता को सामने सरकार के आगे लेकर के आ सकेंगे। तो सभी के लिए जो है ना, जिस कल्पना की परिकल्पना की बात की जा रही है, ग्राम स्वराज की बात की जा रही है, तो वह हम देख पाएंगे। नमस्कार। बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले तो आज की मीटिंग में सबको बधाई, मतलब इस बात के लिए कि जिस मनोयोग के साथ सब लोग इसमें जुड़े रहे। पिछले लगभग धीरे धीरे 1.5 घंटे से 2 घंटे होने जा रहे हैं, बस 10-5 मिनट बाद 2 घंटा हो जाएगा। और इतनी गंभीर चर्चा, और सारे के सारे लोग जो शुरू से जुड़े थे अंत तक इसमें शामिल हैं जो पूरी चर्चा में, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा। मैं जितनी चर्चा हुई उसको बहुत संक्षेप में समेटते हुए और आगे का क्या रास्ता निकलता, आगे का क्या उससे संकेत बनता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, उसको प्रस्तुत करते हुए फिर एक बार खुला मंच होगा कि उसमें सहमत या असहमत या उसमें प्लस माइनस जो भी डालना चाहे, जिससे कि इसको एक प्लान के रूप में इसको बदला जा सके, एक्शन प्लान के रूप में। इसीलिए उसकी जरूरत है और फिर आगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये देखा जा सके। बहुत बढ़िया रहा। एक तो सामान्य प्रशिक्षण की बात रही कि एक प्रशिक्षण हो, और जैसा कि अभी रश्मि जी कह रही थी कि उसका मॉड्यूल ठीक से बने, कन्वर्जेंस उसमें फोकस में हो, ग्राम सभा भी उसमें फोकस में हो, और ट्रेनिंग ऑनगोइंग होनी चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए, वो लगातार चलती रहनी चाहिए, बीच बीच में उनके ओरिएंटेशन और इस रूप में होती रहे। रिपोर्ट कार्ड की उन्होंने बात की है ट्रेनिंग को लेकर के, जहां से अभी बात को खत्म कर रही है। तो इस तरह ये एक चीज निकल के आ रही है कि ट्रेनिंग पर एक उस तरह हो, और इसके लिए वो दूसरा एक मॉडल गांव की बात आई कि मॉडल गांव जो है वो कहीं कुछ जगह जो भी ट्रेनिंग से निकलता है, फिर जो ट्रेनिंग से तैयार होता है, उसके बाद जो लोग तैयार होते हैं और जहां संभावनाएं नजर आती हैं, वहां एक मॉडल गांव के रूप, गांव को मॉडल केंद्र बना करके वहां मॉडल उसको एक आदर्श रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये 2 चीजें मतलब मोटे तौर से एक निष्कर्ष के रूप में निकल करके आ रही हैं, और लगभग इस पे सबकी सहमति देखी जा रही थी। जहां ये आया था कि इसके लिए जो प्रशिक्षण है, जो सरकार के स्तर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अब तक के जो अनुभव है उसमें है कि उसमें गंभीरता का अभाव है। वो पूरे देश में है, खाली बिहार में नहीं है, वो पूरे देश में है, क्योंकि उनको तो उनकी तो बाध्यता होती है कि उनको ट्रेनिंग देनी है, और फिर सरकारी तंत्र के माध्यम से वो प्रशिक्षण बुलाते हैं पार्टिसिपेंट को, प्रतिनिधियों को, और उसमें तमाम लोग न चाहते हुए भी आते हैं, और आते हैं फिर खाना पूरी करके चले जाते हैं साइन करके, और इसीलिए प्रशिक्षण में जो उपस्थिति होती है काफी कमजोर देखी जाती है। ये चीज मैं दक्षिण भारत के प्रशिक्षणों की बात नहीं कर सकता, लेकिन उत्तर भारत में मध्य प्रदेश से लेकर के और पूरे जम्मू कश्मीर तक मैं लगभग शामिल रहा, और मैंने देखा है वो उपस्थितियां काफी रहती हैं और सभी जगह की स्थिति है। इसीलिए उसमें जिसको कहते हैं अभिरुचि पैदा करने की बहुत आवश्यकता है, जिसकी बात हो रही थी अभी। 2 चीजें हैं, एक जो राजनीतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी की बात की, जिसकी बात हम लोग शुरू से कह रहे थे कि सरकार की तरफ से वो है, और जिसे स्वराज और स्वावलंबन हम कहते हैं। स्वराज है कि अपनी आवाज उठाई जा सके, अपनी बात कही जा सके और निर्णय में सीधे भागीदारी हो, यही है स्वराज। और स्वावलंबन है कि जो अपने बलबूते कुछ खड़ा किया जाए। जीविका उस क्षेत्र में काम भी कर रही है और उसकी चिंता भी है, जैसा कि नीरज जी ने प्रस्तुत किया कि
उसमें अभी वो चिंता का भी विषय है कि इवन यहाँ तक जो ग्राम सभा की बात आई और रश्मि जी ने बहुत बढ़िया उसको व्याख्यात करना चाहा और मैं उसे अगर जोड़ूं उसके आगे कि वास्तव में अभी आजीविका की बहनें या दीदियां ग्राम सभा के हिस्से के रूप में अपने को देख पा रही हैं या ग्राम सभा एक चीज है और हम उसमें डिमांडकर्ता के रूप में है, हम एक लाभार्थी के रूप में या मांग पत्र देने की स्थिति में है। क्या उस ग्राम सभा की ओनरशिप और ग्राम सभा का एक पूर्ण उस पर स्वामित्व का भाव, ओनरशिप और स्वामित्व का भाव क्या हम महसूस कर पा रहे हैं क्या? तो ये जो गैप है, इस गैप को सरकारें नहीं भर सकती, समझ के इस गैप को ये सामाजिक संस्थाएं ही इस गैप को भर सकती हैं। इसीलिए जहां भी हम देख रहे हैं कि सारी कोशिशों के बाद वो गैप हो रहा है उसमें, इसीलिए मैं कहता हूँ राज्य और समाज इन दोनों को इसमें हिस्सेदारी निभानी होगी। जो चर्चा से निकल आ रहा है कि राज्य और समाज का, राज्य के रूप में ठीक है, राज्य अपनी विकास योजनाओं को लेकर के अपने उस को लेकर के जिससे जो दिखाई पड़ेगा, जिसपे राज्य का ग्राफ बढ़ेगा या राज्य को ज्यादा नंबर मिलेंगे, वो उसकी चिंता का विषय होता है, वो था भी। और लेकिन समाज जो है वो तो दूसरे अर्थों में अपने को फिर सक्रिय करता है ना, वो उनके अंदर के उस पूरे जिसको कहते हैं स्वामित्व के भाव को पैदा करने की कोशिश करता है। और निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में आजीविका का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि महिलाएं जो है सामाजिक संगठन के रूप में महिलाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है और इसीलिए आजीविका जो लाखों की संख्या में उनको खड़ा कर रही है स्वाभाविक है। लेकिन उसमें कुछ सामाजिक संगठन जो वैचारिक स्तर से इससे सहमत हैं, उनके जुड़ाव और उनके इनपुट को बिना लिए हुई ये चीज आगे नहीं बढ़ सकती, ये जो समझ में आ रहा है सारी चीजों को लेकर के। और एक सवाल और उठा था कि इसीलिए ग्राम सभा के सदस्यों को ट्रेनिंग देने की बात उठाई थी, लेकिन ये ग्राम सभा सदस्यों की ट्रेनिंग या अवेयरनेस ये सोचने की बात है और ये पक्ष एकदम से अछूता है। इस पर कहीं भी सरकार के स्तर पर और सामाजिक संगठनों के स्तर पर तो बहुत लिमिटेड कोशिशें होती हैं, वो भी क्षणिक होती हैं, वो इवेंट के रूप में होकर के रह जाती हैं। तो ये एक पार्ट जो है वो चर्चा में निकल के आ रहा है कि इसको बहुत तेजी से लिए जाने की आवश्यकता है। तो ये कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा, और दूसरा जो सबसे ज्यादा जो रश्मि जी ने एक नई बात कही आजीविका के लिए, वो कहा कि आजीविका में जो बहनें हैं उनका जो उनकी जो प्रतिभा है और उनके बीच की जो संभावनाएं हैं शायद वो उतनी तरह से उभर करके सामने नहीं आ रही है। उनके उसको कहीं ना कहीं चैनलाइज करने की और उसकी बहुत जरूरत है और वो एक बड़ी ताकत बन सकती है। सही है कि अभी चूंकि सरकार के पूरे सिस्टम के साथ वो काम कर रही है तो सरकार आश्रित ज्यादा बनती है, लेकिन उससे उभरने की भी जरूरत है। और वो जब उभरेगी और विशेषकर जब वो अपने ग्राम सभा को अपने पर फोकस कर सकेंगी और ग्राम सभा जिसको सर्वोच्च मानते हुए उसके स्वामित्व को अपने साथ लेंगे, ओनरशिप लेंगी ग्राम सभा की, शायद ये उनके प्रशिक्षण का एक बड़ा हिस्सा बनना चाहिए इस रूप में। और शायद तब ग्राम सभा की जो समस्याएं हैं पूरे प्रदेश में उनके रास्ते निकलेंगे और उनकी संभावनाएं निकल करके आती हैं। कुल मिलाकर के मोटे तौर से अगर मैं उसको समेटूं तो ये चीजें पूरी चर्चा में निकल करके आया है। अब मुझे लगता है कि जो एक इसको आगे बढ़ाने के लिए है तो मुझे लगता है इसके 4 एरिया निकल करके आ रहे हैं और उस 4 एरिया में हमको अपनी जिम्मेदारियां भी हम लोग आपस में बांट सकते हैं। हम ज्यादा लोग नहीं है, अगर तीसरी सरकार अभियान जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है अगर उसके कार्यालय को छोड़ दे, और मैं भी ये मानता हूं कि मैं बिहार से मान लीजिए अभी बाहर हूं, तो कुल मिलाकर 12 साथी यहाँ पर हैं और रश्मि जी जो उसको एकदम से एक तरह से लीड और यहाँ के होने के नाते, लेकिन उनकी भी अपनी एक अलग स्थिति है। तो कुल मिलाकर जो बिहार से हैं वो 10-11 लोग हैं जो पूरी तरह से इस टीम के हैं और जिनको ये सारी की सारी एक तरह से ओनरशिप और मेजर रोल जिनको प्ले करना है, उनको दृष्टि में रखते हुए और ये माने कि आज की टीम बहुत अच्छी टीम है और इस टीम के साथ निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम हो सकता है और बहुत सारे गैप्स भरे जा सकते हैं, जो बीच के डॉट है वो डॉट को भरा जा सकता है। तो उसमें मुझे एक तो लगता है कि हमें NIRD और SIRD के साथ एक रिलेशनशिप और एक तरह से उनके साथ जो लाइजनिंग होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो ट्रेनिंग की क्वालिटी जहां मेंटेन हो सकती है NIRD और SIRD के साथ, पता नहीं अभी यहाँ देखना है। दूसरा
राज्य सरकार है, जो सीधे जो राज्य सरकार है, जो पूरे के पूरे सिस्टम को संचालित कर रही है, उसके साथ काम करने की आवश्यकता है, उसके साथ एक संपर्क और निरंतर संवाद की आवश्यकता है। तीसरे, जीविका अपने आप में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ, और जीविका के साथ निरंतर उसी तरह के संवाद और उसकी जरूरत है। और तीसरा फिर है, चौथा जो सामाजिक संगठन है, जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है, उससे भी तो 4 भाग निकल रहे हैं। एक है जो SIRD और NIRD, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा आजीविका, और चौथा है सामाजिक संगठन। ये सबका इनका भी आपस में कन्वर्जेंस होना है, इनका भी आपस में जुड़ाव होना है। अगर एक दूसरे के ओवरलैपिंग में रहेंगे तो शायद नहीं, उसकी कोशिश की जानी चाहिए। अब इस प्रयास को कैसे आगे ले जाया जा सकता है? मेरे ख्याल से NIRD को अगर हम देखें सबसे पहले, तो हमारे लिए एक बड़ा एक अच्छा अवसर है, क्योंकि रश्मि जी जो इस समय NIRD के डायरेक्टर जनरल हैं, वो रश्मि जी और वो लोग आपस में साथ साथ काम किए हुए हैं। तो इसलिए रश्मि जी के मार्गदर्शन में अगर विनीता जी और अमन जी, ये 2 लोग जो यहाँ शामिल हैं, विनीता चूंकि खुद हैदराबाद में रहती हैं और NIRD के बहुत नजदीक, और कई बार हमने पहले भी प्रयास किया था, अगर विनीता जी वहाँ स्थानीय कुछ जिम्मेदारियां ले सकें, या एक अभी तो फोन पर ही सारी चीजें होनी है, लिंकेज तो बन जाएंगे, और फिर रश्मि जी का है तो वहां पर बहुत अच्छे और तमाम नीचे के लोगों के साथ तो मेरे भी संपर्क है, डायरेक्टर जनरल से तो अभी नहीं हुए हैं। बहुत बहुत अच्छा आइडिया है भाई साहब, बिल्कुल इसकी सहमति ये करते हैं। और बस एक ना छोटा सा, मतलब उनके लिए भी एक पेज का ही सही कुछ ये आ जाए कि मतलब क्यों ये संवाद उनके साथ में चाहिए, और मतलब बिहार के परिप्रेक्ष्य में यदि कुछ ये करना है और क्वालिटी को लेते हुए, तो कुछ उनके लिए कॉन्टेक्स्ट जो है ना एक मिल जाएगा संवाद के ये। आवाज हाँ नहीं आई। जी जी, हाँ भाई साहब, आवाज मेरी आई क्या? जी, तो मैं ये कह रही थी कि एक छोटा सा एक पेज का भी एक संदर्भ उल्लेख मिल जाएगा कि किन बिंदुओं पे उनसे चर्चा करनी है जी जी जी, NIRD में, तो उनको बिल्कुल विधिवत उनसे समय ले लिया जाए। ठीक है, ठीक है। जी, वो हम मेरी अगले आवाज, हफ्ते का। हाँ जी, मेरी आवाज शायद कट गई थी बीच में। तो एक तो बिल्कुल ये, वो बिल्कुल। दूसरा कह रहा था राज्य सरकार के साथ, प्रियांशी और मिथिलेश जी, हाँ, प्रियांशी जी और प्रियांशी मिथिलेश, जी, बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि मिथिलेश जी, प्रियांशी ऑलरेडी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ संपर्क में है, मिनिस्टर के साथ भी उनका संपर्क है, और उनके साथ भी है डायरेक्टर और सेक्रेटरी के साथ। और दूसरा, मिथिलेश जी ऑलरेडी एक प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो उसके बहुत साथ अच्छा है, हाँ, तो इस ये काम को उसमें आगे। बिल्कुल बहुत और अच्छा। दूसरे एक और जी, सज्जन जो अपने साथ हैं, उनका ये अवध किशोर जी, अवध जी, हाँ हाँ ये भी हाँ उसके हाँ, साथ रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अवध जी और प्रियांशी, 3 लोग। जीविका के लिए मैं कह रहा था, नीरज बिल्कुल जी तो बिल्कुल। ऑलरेडी पर्याप्त है, लेकिन उनके साथ आलोक जी की हम्म, काफी रुचि लग रही है, तो आलोक जी को साथ लेकर के आलोक जी उनके साथ बराबर हम्म, कोऑर्डिनेशन में रहे, संपर्क में रहे। मतलब ये मैं एक टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामाजिक नहीं संगठनों नहीं, को अच्छा है, लेकर, बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक संगठनों में रंजन जी और नंदलाल जी, रंजन जी और नंदलाल जी बहुत अच्छे, चूंकि एक हम्म, गांधीवादी विचारधारा, और ये रंजन जी अपने ढंग से पूरा का पूरा एक जो कहते हैं प्रोफेशनल तरीके से उस काम को आगे ले जा रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल और नंदलाल बिल्कुल जी बिल्कुल। सामाजिक तरीके से। तो दोनों का मिलन जो है वो एक अच्छे, तो इस तरह जो NIRD, राज्य सरकार, जीविका और सामाजिक संगठन, ये 4 जो समूह बन रहे हैं, आज इसमें हम सारे लोग शामिल हो गए हैं, ठीक है। और इस सबको एक नेतृत्व देने का काम रश्मि जी तो करेंगे ही, मैं रश्मि जी के पीछे इसमें जरूर लगा रहूंगा हमेशा इसके साथ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप आगे रहिए, बिल्कुल। तो कुल मिला करके ये जितना कुछ निकला है, अगर सब लोग सर इस पर आपकी सहमत हैं। आवाज कट रही है। अच्छा, अभी आ रही है साफ? हेलो
जी, आवाज साफ आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा हाँ सर, साफ आ रही है। जी जी आ रही है। अच्छा अच्छा, मुझे लगता है कि कुछ शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम हुई बीच में। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो चार अलग अलग मतलब वो सेंटर बन रहे हैं, उन सेंटरों को लेकर के अगर सबकी सहमति हो और उन नामों जिनके जिनके नाम है उनकी अपनी सहमति और उस पर हो, तो इस काम में आगे बढ़ा जा सकता है। फिर इसीलिए सबके लिए खुला है कि सब अपनी अपनी राय दे सकते हैं अंतिम रूप से इस पर। जी नीरज जी आप बताएं, यहाँ से शुरू करते हैं। नीरज जी। जी हाँ, ये थोड़ा सा हम चाहेंगे कि थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा इस फोरम से कि जी अभी वर्तमान में अभी ग्राम पंचायत विकास योजना बन रही है सभी जगहों पे, जो कि अगले जी चूंकि बिहार में पंचायत इलेक्शन के कारण वो डिले किया गया जी जी और इसे हम लोगों को लगभग फरवरी एंड तक खत्म करना है या 5 मार्च तक, क्योंकि पीआरसी की मीटिंग का भी डेट बढ़ाया गया है, क्योंकि सरकार के साथ और उनकी व्यवस्थाओं के साथ मिलकर भी चलना पड़ेगा थोड़ा हमें, ताकि दोनों को बिल्कुल जोड़ने बिल्कुल के लिए। तो क्योंकि जी और उसी का एक पार्ट जो है वो विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान है, जो एसएचजी जी नेटवर्क के द्वारा इस बार शामिल किया गया है, भारत सरकार जी के द्वारा ही विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान करके। तो जी ये दोनों पार्टों पे जो यहाँ फोरम है, एटलीस्ट जो जी बिहार की टीम है, तो जो जी अपने यहाँ काम हो रहे हैं उसमें अगर कुछ सहयोग कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में अगर वो सहयोग करके एक अच्छा प्लान अगर अपने पंचायत में बनवा पाए, तो एक बहुत ये अच्छा टूल हो सकता है। और ये और लोग हेलो अपना अनम्यूट रखें। जी हाँ जी 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 हाँ हाँ बोले बोले तो नीरज जी बोले। ये बहुत अच्छा सहयोग हो पाएगा। तो जी अगर इसमें अगर कहेंगे तो एक दिन का मैं बेसिक ओरिएंटेशन कि क्या हम लोग कर रहे हैं और उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, कि जो वर्तमान में हमारे पास जो टूल है इस टूल का कैसे और अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो चूंकि इसमें कई सारे महत्वपूर्ण सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं और उनका प्रभाव हो सकता है अपनी टीम के माध्यम से, तो ये इसमें और उनको इस मतलब जो भी वहाँ जीविका टीम है और ये है, क्योंकि है क्या, जैसे मैडम भी बोल रही थी कि जीविका के अंदर भी चूंकि इतने सारे अभी सरकार के ऊपर दबाव एक तो सरकार के माध्यम से भी और एक्सटर्नल प्री प्रेशर, चूंकि भारत सरकार के माध्यम से भी कई सारे प्रोग्राम को डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी जीविका के ऊपर दे दी जाती है, लेकिन हम लोग मुख्य धारा जो सबसे पहले जो फोकस करते हैं कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे, और दूसरा फर्स्ट काम हम लोगों ने जो लिया है अपने पास कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये हो रहा था कि 500 करोड़ रुपए भी आप दे के और वापस नहीं ले सकते, बहुत आसान नहीं था जिस टाइम में हम लोगों ने शुरू किया था से 8-10 साल पहले, कि 500 करोड़ रुपए गांव में देंगे और उसको फिर वापस लेके, तो ये जो हैबिट बनाने में और आज के डेट में 30,000 करोड़ रुपए को, और जो कि हम लोग को 4 लाख करोड़ तक पहुंचना है अगले 5 साल में, प्रत्येक साल हम लोग लगभग डबल हो रहे हैं, लेकिन लक्ष्य फिर भी हम लोग को 4 लाख करोड़ तक पहुंचने की बात की गई है, जो सीडी रेशियो अभी बता भी रहे थे रंजन सर की, ये करना है। तो इस चीज को लेके वो हमारे एकदम बिल्कुल जो मछली की आंख की तरह है, और वो लाइवलीहुड के पॉइंट से जो मेन स्ट्रीम कैपिटल तक दीदियों को पहुंच बढ़ाना है, वो एक हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा है। और उस चीज चूंकि उसमें फाइनेंशियल डायरेक्ट फाइनेंस है जुड़ा हुआ, और कई सारे बैंक जो हैं उस पर डिपेंडेंट हैं, और हम लोगों के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिकली कमिट किया हुआ है हम लोगों ने, तो उसको हम लोग बहुत ही फोकस्ड होके उसको कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली सेकेंड पार्ट हमारा लाइवलीहुड आ गया है, क्योंकि लाइवलीहुड नहीं करेंगे तो उनका जो फंड जो है वो कैसे एब्जॉर्ब होगा, किस इंडस्ट्री में जाए, तो ये अब शुरू हो चुका है। तो सेकेंड पार्ट हम लोग ये दे रहे हैं ठीक है साइमल्टेनियसली हम लोग। नीरज तो जी इन चीजों को लेके हाँ नीरज जी, अब आप वही मैं कह रहा हूं, आपकी एक टीम और आलोक जी साथ हैं, आप जो तय करेंगे, जो आपको लगता है कि इस दिशा में इस चीज को जीविका को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये जरूरत है, तो उस तरह से एक प्लान बना लेंगे ना। और ट्रेनिंग का भी पार्ट जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी एक ब्रीफिंग और आपके द्वारा उसकी ब्रीफिंग और ओरिएंटेशन इनका हो जाएगा। ये टीम और बड़ी होगी सिविल सोसाइटी वाली। आज जो सेलेक्टेड लोग बुलाए गए हैं, बहुत बड़ी टीम है, ये सब बड़े सक्षम लोग हैं, ये बड़ी ये अभी देखेंगे, ये रंजन जी और इन सब का काफी बड़ा प्रभाव है इसमें, नंदलाल और ये सारे लोग, आलोक, सभी लोग
तो आलोक जी तो काफी जुट के, तो ये मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। तो आपकी सहमति है कि इसको इसी रूप में आगे बढ़ाया जाए ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत भी है उसमें ही हम लोग अगर अच्छे से करते हैं तो चीजें ठीक हो जाएंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे आएंगे अब रंजन जी। रंजन जी, जो सिविल सोसाइटी वाला हिस्सा आपके और नंदलाल जी के साथ है, रंजन जी, उस पर कुछ कहना है नंदलाल जी और रंजन जी? हाँ नंदलाल जी बताएं। नंदलाल जी आप बोले? हाँ आप अनम्यूट हैं। बोले बहुत हेलो? संक्षेप पे अपनी सहमति और आप प्लान इत्यादि तो आगे आप बनाएंगे ही सारा, जी जी हम जी लोग बनाएंगे ही जी। हाँ जी। ये जो एक तरह का एक कमिटी जो हम लोगों का है, सभी मिला के साथी अलग में, तो ये बहुत अच्छा है। और रंजन भाई भी हैं, हम भी हैं, उधर जीविका से नीरज भाई हैं, और सभी मिलकर एक कमिटी है, बजाते आपकी अध्यक्षता में घोषित हो जाए, और हम लोग इस पर अगर करते हैं तो एक बिहार के लिए एक बहुत अच्छा हम लोगों का प्रयास रहेगा, पंचायती राज के लिए भी और समाज के लिए भी। जी धन्यवाद। ओके रंजन जी आप कुछ कहेंगे, इस पर टिप्पणी करेंगे? रंजन जी। सारी बातें हो गई और बहुत सारी बातों को निष्कर्ष में भी सब बातें आई और हम सहमत भी हैं उस चीजों से, और इसको लेके चलने की बात है। तो प्लान ऑफ एक्शन यदि आप बनाते हैं तो उसको शेयर कीजिएगा, फिर हम लोग उसमें अपना विचार भी हम लोग रखेंगे, क्योंकि अपनी टीम से बात करके और एक प्लान ऑफ एक्शन बन के आता है तो फिर हम लोग उसको उसमें अपना कंट्रीब्यूशंस भी क्लियर कट टर्म में रखेंगे इसमें। बहुत अच्छा। विनीता जी आप बताएंगी, NIRD के साथ जो है रश्मि जी का तो उसमें पूरा लीडिंग रोल रहेगा उस संपर्क करवाने में, तो विनीता जी। हाँ और अमन जी। हाँ सर, कुछ भी लोकल कोऑर्डिनेशन या कुछ डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट कुछ भी जरूरत हो तो मैं रेडी हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमन आपको कुछ कहना है? अमन इस बारे में? जी नहीं सर, NIRD के साथ ठीक है, अगर इसके साथ साथ अगर हमें राज्य सरकार के साथ भी अगर मिल जाए तो ठीक रहेगा। राज्य सरकार, प्रियांशी जी उस टीम में अगर हम मेरा भी कुछ नहीं बिल्कुल, वो तो सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सब लोग। ये है कि हाँ प्रियांशी जी। मिथिलेश तब तक आप बताएं। मिथिलेश जी का माइक इस समय मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रियांशी जी, तो कुल मिलाकर के ये हो गया, NIRD का हो गया, राज्य सरकार, जीविका और सामाजिक संगठन सब आ गया। मेरे ख्याल से आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। अगर इसमें किसी को कुछ कहीं जोड़ना है, आलोक जी आप नहीं बोले हैं, आलोक जी कुछ कहना है आपको? आलोक जी। जी बढ़िया है सर। नीरज सर से मैं दोबारा संपर्क करना चाहूंगा। तो अगर समूह फोकस्ड कुछ अगर मतलब प्लान बन सके और उसको सब साथियों से शेयर किया जा सके तो आई थिंक वो ज्यादा मतलब कि फ्रूटफुल हो पाएगा। तो ये इस दिशा में मैं अप्रोच करूंगा सर से कि कभी मतलब इस तरीके से एक फोकस ग्रुप डिस्कशन टाइप का हम लोग कर सके, है ना। और जिस समूह को केंद्र में रख के कि समूह को प्लेटफॉर्म बना के कैसे इस प्रशिक्षण को अंजाम दिया जा सकता है ना। तो वो मैं कोशिश करूंगा और एक डॉक्यूमेंट जैसा कुछ बनाने की कोशिश करूंगा, है ना। बहुत अच्छा। अवधेश जी आप कुछ कहेंगे? अवधेश जी अपनी सहमति देंगे? अवधेश जी, चलिए मेरे ख्याल से सबकी सहमति है। और अंत में मैं रश्मि जी से फिर निवेदन करूंगा कि वो इसको समापन करें अपने अंतिम मार्गदर्शन से, और वही इसके समापन की घोषणा भी करें। रश्मि जी। जी भाई साहब, बिल्कुल जो है आपके इस बहुत सार्थक पहल के लिए और एक बहुत सुंदर मेरे ख्याल से जो पूरा प्रोसेस आपका रहता है ना, इतने सुंदर ढंग से आप उस प्रोसेस को का संचालन करते हैं, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगी। धन्यवाद।
ठीक है, देखिए ये आसान नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस को, क्योंकि सब सोचते हैं कुछ करना है, अलग 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 जो है अपने दायरे में, अपनी सोच के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, तो मुझे ऐसा ही दिखा कि उन सबको एक संगठित रूप में जो है ना, बड़े सुनियोजित रूप में इसको पिरोना, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगी। और बिल्कुल आशा करती हूँ कि जो लोग बड़े प्रतिबद्धता के साथ में जुड़े हुए हैं और वो इसको आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि सब कहीं ना कहीं यहाँ पे इस राज्य की बात, व्यवस्था की तो बात हो ही रही है, गवर्नेंस पे सबका, हम लोग सबों का, ठीक है, अपने अपने अनुभव के आधार पे, मतलब जैसे हम गवर्नेंस के पूरे ढांचे को देखते हैं, सशक्त करना चाहते हैं, ठीक है, अपने व्यक्तिगत तौर पे, अपने हम प्रोफेशनल अपने एरियाज में, दोनों तरह से करना चाहते हैं। लेकिन अभी जो बात हो रही है, ये ऐसा एक माध्यम की बात हो रही है जो कि बड़ा चिरस्थायी है, हमसे ऊपर है, हम सबों से ऊपर है, किसी भी स्कीम से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि इसमें हम सब जो भी योगदान दे सके बिल्कुल देना चाहिए। और वह भी आपने कहा कि नहीं बिहार से जुड़े हुए हैं, तो हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि मतलब बिल्कुल जैसे उत्तर प्रदेश में आपने किया बहुत नेक कार्य, तो इसी तरह से बिहार के लिए यदि यह सोच बन रही है कि सरकार तो करे ही, लेकिन इस भूमिका में उसको और सुदृढ़ करने के लिए और भी अपना एक मतलब एक इनोवेटिव तरीके से, वही है कि नॉट जो हम बिजनेस लगाते हैं। देखिए आईएएस ऑफिसर के ऊपर जो है 2 साल का, उससे कहीं ज्यादा मतलब मुझे लगता है गांव स्तर पे गांव को बदलने का जो मतलब जो प्रणाली है, पूरा जो काम कर रही है, सिर्फ 4 दिन बिल्कुल बहुत नहीं है। तो इस पे जितना भी किया जाए कम है, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा है और मैं बिल्कुल इसमें साथ में हूँ। और जितने भी लोग और ज्वाइन करेंगे उनका बहुत बहुत हम लोग स्वागत करेंगे। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो मतलब जरूर थोड़ा सा और प्रोग्रेस क्या हुआ उसको भी शेयर करेंगे, ताकि मतलब इसके बाद जो है ना अगली बार सब पे एक जवाबदेही हो जाएगी कि मतलब आज से बढ़ करके आगे हम कहाँ पे पहुंचे। बहुत जी, बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत निश्चित बहुत रूप से धन्यवाद सबको। जी जी, बहुत बहुत आज का धन्यवाद। आज जो चर्चा हुई है इसका मिनट्स भी बनेगा और इसका वीडियो भी बन गया है, तो जी सबको जी इसका जी वीडियो भी भेज दिया जाएगा। जी जी और ये वीडियो अपने आप में उदाहरण बनेगा। बहुत जी सघन रूप से, बहुत अच्छे तरीके से 2 घंटे तक चर्चा चली है और जो भी सुनेगा वो पूरा वीडियो में पूरा इंटरेस्ट लेगा पूरी चर्चा में। नहीं नहीं, उसको मैंने इसीलिए आपको भी बधाई दी कि भाई वो सुनियोजित वो करना पूरा सब इसको और लोगों की रुचि बना करके रखना। मुझे पता है कि मैं खुद भी घड़ी देख रही हूँ बार बार, लेकिन मैं छोड़ नहीं रही हूँ, क्योंकि यह बिल्कुल वो बीच में तो छोड़ने का मतलब ही नहीं है। जी जी, जी जी जी। तो नमस्कार ये सबको, अपने मेरा बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। चलिए फिर, और उसके बाद सब लोग अलग अलग फिर सबको कार्यवाही भी भेजी जाएगी और जी अलग अलग जो समूह है वो अपने अपने समूह में काम करना भी शुरू करें, यही निवेदन है। बिल्कुल धन्यवाद सर, बिल्कुल, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।